देगी ना। क्या होगा होगा, फॉर्मेट दिया जाएगा सर, आपको फॉर्मेट होगा ही होगा उनके पास। वैसे जो आपने ऑफिसर का नेम बोला था, किसको हमने बैंक से लिखवाना है? वही तो इसको। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम। कमिश्नर ऑफ कस्टम। ठीक है, ठीक है। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ का यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे, थोड़ा बहुत लेंगे हम लोग। इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म का लेंगे। कैमरा इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म क्या होता है? कोई भी अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्टिविटी अगर आप करते हो ना, तो इसमें आया इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म, इनको टर्म जिसे हम लोग कहते हैं, वो कंपलसरी होता है। इसके बिना आपका कोई भी एक्टिविटी होगा ही नहीं। नो कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन डन विदाउट द इनको टर्म्स, ठीक है। और ये हर 10 साल में चेंज होता है, ये हर 10 साल के अंदर ये चेंज होता रहता है। अभी लेटेस्ट जो है 2020 का है, यानी अब ये चेंज होगा 2030 में, ये चेंज हो जाएगा। 11 इनको टर्म्स है तो हम सीखेंगे यहाँ पे, बट मेनली जो चलती है वो तीन ही चलती है। तो तीन पे ही सबसे ज्यादा एफओबी, सीआईएफ और एक्सवो, इसके ऊपर ही चलता है, और डीडीपी के ऊपर काम चलता है, डिलीवरी ड्यूटी पे। तो मेनली जो चलता है वो सीआईएफ और एफओबी में ही चलता है, ठीक है। उसके ऊपर ही कैसे रेट बिठाना है वही हम लोगों को सीखना है आने वाले दिनों के अंदर। तो वही हम लोग करेंगे फिलहाल। तो कॉमर्शियल टर्म जो होता है, इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म होता है, उसके अंदर क्या होता है एग्जैक्टली कि आपका रिस्क, कॉस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से कहाँ तक आपका लगेगा, ठीक है, एज ए बायर और एज ए सप्लायर, वो हमें देखना होता है एक्चुअली, ठीक है। शेयर माई स्क्रीन। सर आपकी फोटो दिख रही है और कुछ नहीं। आपकी हाँ फोटो ही मैं, दिख रही है और आई नो कुछ आई नहीं। नो, मैंने अभी 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 शेयर नहीं किया, बस शेयर नहीं किया। देख लीजिए यहाँ पे, ये है पूरा इनको टर्म्स, इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म। यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली, जो भी हम काम करेंगे आने वाले दिनों के अंदर, जैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिसको इनकम मतलब हम लेमन लैंग्वेज में अगर बात करें तो इसे ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन यानी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से कहाँ तक लगेगा। मैं बैठा हूँ वडोदरा के अंदर, इसके अंदर केस स्टडी हम लोग देंगे। मैं बैठा हूँ वडोदरा के अंदर, मुझे दुबई एक्सपोर्ट करना है, मेरा मटेरियल जो है वो मैं नासिक से लूंगा। नासिक इज वन ऑफ द सिटी जहां से मैं ओनियन लूंगा। अब ओनियन लेने के बाद मैंने बात करी दुबई के अंदर, सैंपल भिजवा दिया, सब कुछ रेडी हो गया, पेमेंट पेमेंट रेडी हो गया। नाउ भाई साहब जो है उन्होंने मुझे काफी सारे टर्म्स के रिगार्डिंग डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 11 टाइप ऑफ इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म दी गई है, जिसके अंदर एक्सवर्क जो सबसे ज्यादा चलती है, वो एक आप लिख के रखिए, एक्सवर्क, EXW लिखिए पहले, एक्सवर्क। अब मेनली तीन डिस्कस करेंगे, तीन चार डिस्कस करेंगे, बाकी बाकी दिखती नहीं है मार्केट के अंदर, आपको आगे डिटेल में आएगा। एफओबी, फ्री ऑन बोर्ड। CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। एंड DDP, डिलीवरी ड्यूटी पेड। ये डिलीवरी ड्यूटी पेड में क्या होता है, मैं इंडिया में भी मेरा कंपनी है, दुबई में भी मेरा कंपनी है, अगर ये केस है तो मैं DDP में काम करूंगा, ठीक है।
मैं भी यहाँ पे, मेरा भी कंपनी, आई एम साइनिंग अथॉरिटी हियर इन इंडिया, आई एम साइनिंग अथॉरिटी इन दुबई ऑल्सो, राइट। तो आई एम वर्किंग इन अ डिलीवरी ड्यूटी पे, वाई, बिकॉज दोनों एक ही कंपनी पे बर्डन लगेगा। वहाँ पे क्लियरिंग बिलिंग करके डायरेक्ट मेरे जो वेयर हाउस है वहां पे पहुंच जाएगा। अब ये कैसे वर्क करता है? एक्स वर्क मतलब क्या? एक्स वर्क मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर अगर बात करें हम लोग, तो एज ए सेलर आप हो और बायर मैं हूं, तो आपका कौन कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा वो हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और भाई ये देखिए शांत से, यहाँ पे आप समझ जाओगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क, कॉस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेलर टू बायर। सेलर मैं हूं यहाँ पे, मैं एक्सपोर्ट करने वाला हूँ, बायर सामने वाला बंदा है। तो अगर खुद को आप एज ए सेलर समझते हो तो इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है, ये सामने वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर का है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंस जो आएगा आने वाले दिनों के अंदर, जब भी आप एक्सपोर्ट करोगे तो एक्सपोर्ट के अंदर हमें कोटेशन मिलेगा सीएचई की ओर से। जैसे अभी हमारे दीपक साहब है, ठीक है, दीपक साहब अभी आपने बोला था जैसे कि आपको रेट आए थे, ठीक है, सीएचए ने आपको रेट दिए हुए कि 1,30,000 लगेंगे, 1,40,000 लगेंगे, राइट, 1,90,000 लगेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो कोटेशन आपके पास हाँ आया जी। होगा सर, ऐसा कोई आया था नहीं, कोटेशन कि कोटेशन नहीं तो आया था? नहीं, कोटेशन तो नहीं आया, वर्बली बात हुई थी बस। हाँ, वर्बली बात है। तो जब भी वो लोग आपको कोई कोटेशन देंगे ना सर, तो इसके अंदर इतने हम्म। सारे एक्सपेंस आएंगे, ठीक है। लोडिंग से स्टार्ट हो जाएगा, लोडिंग, ट्रांसपोर्ट, फ्रेट फॉरवर्डर, कस्टम, टर्मिनल, ओशन, एयर या रोड, आप कौन सा मोड में भेज रहे हो। एयर भी जा सकता है हमारा बाई रोड, बांग्लादेश, बांग्लादेश, नेपाल हम लोग भेज सकते हैं बाई रोड। देन इंश्योरेंस, अनलोडिंग यानी सामने वाले पोर्ट पे अनलोडिंग होगा, लोकल ड्यूटीज होगा, कस्टम ट्रेन, इंपोर्ट लोकल ड्यूटीज, इतने सारे जितने भी खर्चे होंगे एज पर द सिलेक्शन ऑफ इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म, इतने सारे एक्सपीरियंस आएंगे, इतने सारे एक्सपेंस हमको आएंगे। और ये एक्सपेंस किस तरह से होंगे? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने ओनियन लिया, ठीक है, ओनियन मैंने लिया। अब ओनियन के अंदर पैकेजिंग जो हो जाएगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, सब कुछ रेडी करने के बाद एक एक्सपेंस जो आएगा, ट्रांसपोर्टेशन बोलेगा बंदा कि भैया उसका 1,30,000 आएगा, हम्म। आपके वहां से लेके हमारे नावाशिया पोर्ट तक, वो 1,30,000। समझाता हूँ मैं आपको डिटेल के अंदर किस तरह से ये एक्सपेंस होता है यहाँ पे। 1,30,000 आपके पोर्ट तक, इंडिया में ही, इंडिया में। और वही चीज अगर मैं भेजता हूँ दुबई के लिए, तो वो भाई साहब बोलेंगे 1,90,000 तक का रहेगा, यहाँ से लेने के बाद, यहाँ से लेके सीधा दुबई तक भेजेंगे, ठीक है। तो ये काफी सारी ये टर्म्स होती है, और ये जो भी खर्चा होता है वो हमेशा सामने वाला बायर ही बेयर करता है, हमें एक भी रुपया बेयर नहीं करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 10 रुपए किलो मैंने, 10 रुपीज केजी मैंने ओनियन लिया, ठीक है, ठीक है। 25,000 टन मेरा ओनियन आया, तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो एक अमाउंट आएगा। देन एक ट्रांसपोर्टेशन अमाउंट होगा विद इन इंडिया, 1,30,000 रुपया है, ठीक है। तो जो अमाउंट आया उसके अंदर मैं 1,30,000 ऐड करूंगा, डिवाइड बाय द क्वांटिटी करूंगा, तो एक्सेक्ट क्वांटिटी का रेट मुझे, एक्सेक्ट प्रोडक्ट का रेट मुझे मिलेगा, ठीक है। दोनों को कंपाइल करके आप भेज सकते हो सामने वाले को, कोटेशन, परफॉर्मा इनवॉइस, जो भी आप चाहो तो भेज सकते हो आप लोगों को, ठीक है। तो ये कैसे भी सर, है। मतलब जैसे 10 रुपए किलो ऑनियन, हाँ, तो मल्टीप्लाई बाय 25,000 करिए, 25,000, 2.5 लाख हो गया। 2,50,000 हो गया। अब आपका एग्जाम्पल के तौर पे विद इन द इंडिया क्लियरेंस अगर आप कर रहे हो, तो क्लियरेंस का आपको 1,30,000 आएगा। मैं समझाता हूँ डिटेलिंग के अंदर इसका। प्लस 1,30,000 हो गया। 1,30,000 विद इन द इंडिया, यानी गिन लीजिए कितना हुआ। 3,80,000। 3,80,000 डिवाइड बाई द 25,000 कर दीजिए। डिवाइड बाई 25,000, 15 रुपये 20 पैसे हो गया। एग्जैक्टली 15 रुपए 20 पैसे आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट आ गया आपको, जी। ठीक है। अब इसके अंदर 10 रुपए में आपको मिला, अब उसके ऊपर आप प्रॉफिट मार्जिन कितना चढ़ाओगे, इट इज अप टू यू ओनली। आप 2 रुपए और चढ़ा दीजिए। कितने जी? 2 रुपए चढ़ाना चाहो तो 1 रुपया, 2 रुपया, 50 पैसा, जितना भी चढ़ाना चाहो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा, 15 रुपये 20 पैसे के ऊपर। हाँ, 15 नहीं, हाँ, 1 रुपया भी चढ़ा सकते हो आप, 1.5 रुपया भी चढ़ा सकते हो, 50 पैसा भी चढ़ा सकते हो, आपको मार्जिन कितना रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा, 16 मार्जिन 1 रुपये रख के 16 रुपये 20 पैसे हो गया। ये 16 रुपए 20 पैसे में आप सामने वाले को कोटेशन कोट कर सकते हो, 16 रुपए 20 पैसा हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 25,000, यानी एक अमाउंट आ जाएगी आपकी, अच्छा जी। ठीक है। हाँ, 4 लाख के करीब हो गया। हाँ, 4 लाख के करीब हो गया। अब 4 लाख का
आपने कोटेशन दिया सामने वाले बंदे को, अब सामने वाले बंदा आपको 30% एडवांस देगा, तो हाँ जी। डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 100, तो 1,21,500 वो बंदा आपको देगा, हाँ जी। राइट। तो इसके हिसाब से पूरा गेम चलता रहता है बिजनेस के अंदर। वो आगे आगे सीखोगे सर, आगे आगे बहुत दिन बाकी है हमारे वो सीखने के, अभी तो सिंपल मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ ठीक पे है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है हमारी, रिस्क कॉस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे समझिए कि किस तरह से काम होगा ये पूरा, ठीक है। सर अभी आपकी वॉइस बहुत लो हो चुकी है। बाकी सब लोगों को आ रहा है क्या मेरा वॉइस? वॉइस सही है सर। सही है ना? सही सही आ रहा है। डन सर डन। मैं गला फड़फड़ के बोल रहा हूँ, थोड़ा स्क्रीन थोड़ा नीचे चला जाता है, बट मैं बोलता हूँ जोर से, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग विद द एक्सवर्क। एक्सवर्क में कहाँ पर येलो में आप हो, ध्यान से समझिएगा, येलो में आप हो। हम केस स्टडी लेंगे काफी सारे जिसके अंदर आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक्सवर्क मतलब क्या? मैंने किसी के पास जॉब वगैरह है, इसके अंदर हम प्रोडक्ट लेंगे, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। जैसे मैं बैठा हूँ वडोदरा के अंदर, वडोदरा के सराउंडिंग बहुत सारी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल की कंपनियां जो जॉब करके क्या काम कराती है। मेरी प्रोडक्ट मुझे बेचना है दुबई के लिए, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। मैंने प्रोडक्ट लिया, सैंपल भेज दिया, अब मैं जॉब वर्क कराऊंगा। जॉब वर्क के ऊपर जो स्ट्रिप होगा दवाई का, जिसके ऊपर लिखा होगा मैन्युफैक्चरर बाय XYZ एंड मार्केटेड एंड एक्सपोर्ट बाय मेरा कंपनी ABC XBC XZ, ठीक है, वो रेडी हो चुका है। एज पर द कम्युनिकेशन विद द बायर, ये जो ब्लू में बैठा हुआ है बायर, उसने मुझे बोला हुआ है कि भैया मुझे एक्स वर्क का रेट दीजिए, एक्स वर्क का रेट, ठीक है। तो मैं गया वो कंपनी के पास, मैंने उनके पास एक अमाउंट मांगी कि भाई सर कितने में मुझे प्रोडक्ट गिरेगा। तो उन्होंने बोला कि भाई 5 रुपए में 8 रुपए में आपको गिरेगा। मैंने उनको बोला ठीक है, 5 रुपए 8 रुपए प्लस पैकेजिंग, जो स्पेसिफिक पैकेजिंग सामने वाले बायर ने मुझे बोला था कि मुझे 10 पत्ते वाला चाहिए, मुझे 15 वाला चाहिए, मुझे 20 पत्ते वाला दवाई का चाहिए, और एक बॉक्स के अंदर इतनी स्ट्रिपें आनी चाहिए, एक बॉक्स के अंदर इतना ही डब्बा आना चाहिए, वो उन्होंने बोल के रखा हुआ है। मैंने बोला इट्स ओके। नाउ मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब वो भाई साहब ने मेरे पास एक्स वर्क मांगा हुआ है, ठीक है। मेरा जो भी पेमेंट का हिसाब था, एडवांस एडवांस लेना था ले लिया। मेरा जो मैन्युफैक्चर था उसको मैंने सर्टन पैसे दिए, उसको बोला कि भाई तू प्रोडक्ट रेडी कर। प्रोडक्ट रेडी करने के बाद जो मैंने उसको पैकेजिंग बोला है, इंटरनेशनल जो बायर है मेरा, उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से मैंने उसको बोला पैकिंग रेडी करके आपकी कंपनी का जो डिस्पैच एरिया है, जहां से वो मटेरियल आप एग्जिट लगाते हो, वहां पे आपके वो बॉक्स आप लाके छोड़ दीजिए, ठीक है। वो बोला ओके सर। मटेरियल रेडी हो गया, वहां पे डिस्पैच जहां पे रखना था वहां पे आके बॉक्स रेडी हो गए। मेरा जो बिल था, मेरे बिल थे, जो भी मुझे एक्सपोर्ट के लिए जो भी बिल देने थे, वो भाई साहब को मैंने भेज दिए। तो भाई साहब को मैंने बिल भेज दिया। अब जैसे ही मेरे बिल भेज दिए कि सर आपका मटेरियल रेडी विद द पैकेजिंग जो आपने बोला था उसके हिसाब से आपका सब कुछ रेडी है। तो एडवांस मैंने लिया था 30%, रेस्ट ऑफ 70% जो था मैंने बोला था बिफोर डिलीवरी आपको मुझे देने पड़ेंगे। अब ये बिफोर डिलीवरी कब लेंगे, यानी मेरा मटेरियल तो वहां मैं जो वहां पे वर्क करा रहा हूँ वहां पे आके रेडी हो चुका है, पेमेंट मेरे पास आ जाएगा, तब जाके मैं उसको डॉक्यूमेंट यहाँ से मैं पूरा ट्रांसफर करूंगा सामने वाले बंदे को। फिर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो गया, जो बंदा बैठा है दुबई के अंदर। अब दुबई वाला बंदा है, उसका भी यहाँ पे पूरा टीम होगा, उसके लिए भी बहुत सारी लॉजिस्टिक कंपनियां होगी जो वर्षों से काम करे, उसका पूरा नेटवर्क होता है। इवन दुबई में जो भी लॉजिस्टिक वाला बैठा होगा उसका भी इंडिया में टीम रहेगा, क्योंकि ये पूरा इंटरनेशनली CHA का काम होता है। कोई भी पोर्ट कोई भी सिटी से वो लोग पिक करके ला सकते हैं, क्योंकि ये पूरा नेटवर्क होता है CHA का, राइट। अब जैसे ये पूरा काम हो गया, बायर ने क्या किया, बायर बैठा है दुबई के अंदर, उसने CHA को कॉल किया था, उसके हिसाब से उसका जो भी पेमेंट टर्म्स है उसने बोला कि भैया 5,000 दिरहम 8,000 दिरहम जो भी आप लोगोगे, बट मटेरियल तुझे उठाना है वडोदरा के पास, हालोल इज द सिटी, वहां पे जाना है, वहां पे तुझे कंटेनर भेजना है और वहां से पूरा मटेरियल रेडी करना है। फैक्ट्री के डिस्पैच एरिया में मटेरियल पूरा पड़ा हुआ है। ठीक है, किसी का बैकग्राउंड आवाज आ रहा है, रिक्वेस्ट फॉर प्लीज, अभी ये मेन टॉपिक है, म्यूट करके रखिएगा, रिक्वेस्ट फॉर प्लीज, ठीक है। तो वो भाई साहब ने क्या किया, डन, CHA से बात कर लिया, CHA को जो पेमेंट लेना था वो बायर ने दे दिया। मेरा पेमेंट प्रोडक्ट का और पैकेजिंग का जो था वो मुझे मिल गया हुआ है, वहां पे मटेरियल पड़ा हुआ है। अब इंडिया का जो CHA है, जो दुबई वाली पार्टी ने इंडिया के जो CHA है उसके उसके पास से बुकिंग करवाया। इंडिया के CHA ने जो ICD है, वडोदरा के बाद नियर बाय ICD है, ICD से एक 40 फीट कंटेनर बुक किया। 40 फीट कंटेनर बाय रोड होते हुए वो हालोल की ओर गया।
हलोल जाने के बाद वहां पे लोडिंग का जिम्मेदारी था वो बायर का था, यानी सीएचओ को ऑलरेडी बोला था कि भाई मटेरियल वहां पे पड़ा हुआ है, तुमको 2-3 आदमी लेने पड़ेंगे लोडिंग के लिए, क्योंकि वो कंपनी जहाँ पे मैंने जॉब वर्क कराया है वो भाई साहब ने बोला कि प्रोडक्ट और पैकेजिंग में करके दूंगा, लोडिंग वोडिंग आपकी जिम्मेदारी रहेगी। मैंने इट्स ओके, बायर कर लेगा एक्सपोर्ट के अंदर। देन बायर ने क्या किया, लोडिंग करवाया, कंटेनर सीएचओ ने भिजवा दिया, लोडिंग बायर की जिम्मेदारी। अब जो दशरथ आईसीडी से हलोल हाईवे तक जो निकला वो लोकल ट्रांसपोर्ट, वो भी बायर की जिम्मेदारी, तो वो बायर ने करवाया, उसका जो भी खर्चा था वो बायर ने करवाया। फ्रेट फॉरवर्डर फी, जो ट्रक के ऊपर कंटेनर लोड करेंगे, कंटेनर का जो भी चार्जेस होगा वो भी सामने वाला बायर जो दुबई में बैठा है वही उसकी जिम्मेदारी होगी। अब जैसे ही हलोल पे वो कंटेनर फील हुआ, बाई रोड होते हुए दशरथ आईसीडी के ऊपर आ गया। दशरथ आईसीडी के ऊपर जैसे ही आएगा वहां पे वो हमारा जो सीएचए होगा उसका एक एक्जीक्यूटिव बंदा खड़ा होगा, पूरा डॉक्यूमेंट जो बनाना था, डॉक्यूमेंट कंटेनर के रिगार्डिंग वो बना के रखा हुआ है। गेट के पास आएगा, गेट कीपर के पास जो सिक्योरिटी है उसके वहां एंट्री लगाएगा कि भैया ये मिस्टर धर्मेश सोनी का कंपनी है, इसका ये मटेरियल रेडी हो चुका है, ये कस्टम क्लियरेंस के लिए यहाँ पे अंदर आ रहा है। अंदर एंट्री लगा के सॉरी एंट्री लगा के जो कस्टम क्लियरेंस का जहां पे भी कंटेनर रुकते वहां पे जाके रुक देगा, ट्रक वहां पे जाके रुका देंगे उसको। अब कस्टम क्लियरेंस की जिम्मेदारी भी सामने वाले बायर की होगी, जो बायर ने सीएचए को काम दिया हुआ है, इंडिया के सीएचए को, तो वो कस्टम क्लियरेंस का भी हो गया जो बायर ने करवाया। देन जैसे आईसीडी यहाँ पे कस्टम क्लियरेंस हो जाएगा, मटेरियल चेक करेंगे, रिलेटेड डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, प्री शिपमेंट, पोस्ट शिपमेंट, डीएल, ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे वो लोग चेक करेंगे कस्टम ऑफिसर। चेक करने के बाद वो कंटेनर को वहां पे बंद करेंगे, बंद करने के बाद उसको लॉक लगा देंगे, सील लगा देंगे। बाय रोड होते हुए वडोदरा से निकलेगा वो नावा शिवा मुंबई के लिए। तो ऑलरेडी फ्रेट फॉरवर्ड का फी जो है हम लोग ऑलरेडी पे कर चुके हैं। एक रात के अंदर, जैसे आज शाम को निकला तो वेरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो नावा शिवा पोर्ट मुंबई को पहुंचेगा। मुंबई पहुंचेगा तो जो ड्राइवर होगा उसके पास पूरा फाइल पड़ा होगा, वो फाइल वापस से वो गेट कीपर जो सिक्योरिटी गार्ड होगा वहां पे उसको दिया जाएगा कि ऑलरेडी ये कस्टम क्लियर हो चुका आ चुका है वडोदरा से। वो चेक करेंगे डॉक्यूमेंटेशन, देन गेट के ऊपर उसको एंट्री देंगे। एंट्री देने के बाद सीधे चला जाए, जैसे हम लोग बाई प्लेन जाते हैं टर्मिनल के अंदर, वैसा वहां पे भी 1 2 3 4 टर्मिनल होंगे। अब मेरा कंटेनर जो है वो टर्मिनल 3 पे जाके रुकेगा। क्यों टर्मिनल 3 पे? क्योंकि जो मेरा वेसल्स है, जो विसल जो आने वाला है, बड़ा सा शिप आने वाला है, वो टर्मिनल 3 पे रुका है दुबई के लिए। तो जैसे ही वो टर्मिनल 3 के ऊपर जाएगा तो उसका चार्ज लेती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टर्मिनल, तो वो भी बायर की जिम्मेदारी होती है। टर्मिनल 3 पे जाके वो कंटेनर को अनलोड करेंगे। अनलोड करने के बाद वहां पे रुकेगा, एक तरफ वो शिप के अंदर से अनलोड होता होगा, दूसरी तरफ लोडिंग होता होगा। जैसे ही मेरा कंटेनर वहां पे लोड होगा, फिर ओशन जो ओशन के अंदर जाएगा तो ओशन का चार्जेस भी सामने वाला बायर है, उसकी जिम्मेदारी। ठीक है, बैकग्राउंड आवाज आ रही है? दीपक सर आपके वहां से बैकग्राउंड आवाज आ रही है, रिक्वेस्ट सर प्लीज म्यूट रखिएगा। ठीक है, तो ओशन का चार्जेस होगा, वो भी बायर की जिम्मेदारी होगी। यहाँ पे इंश्योरेंस आएगा उसका, जो निकलने के टाइम से लेके निकलने का जो भी है वो पूरा इंश्योरेंस, वो भी बायर की जिम्मेदारी। जैसे ही भाई सी में होते हुए सामने दुबई तक पहुंचेगा, ये दुबई जैसे ही पहुंचेगा तो वहां पे कंटेनर आके रुक जाएगा वो टर्मिनल के ऊपर। टर्मिनल के ऊपर जैसे अनलोड होगा तो अनलोड का भी चार्ज, वहां के टर्मिनल के भी चार्ज होता है, वो फ्री में नहीं होता है, तो उसका भी चार्ज वो भी बायर की जिम्मेदारी होगी। अब जैसे ही वहां पे अनलोड होता है, अनलोड हो जाने के बाद वो ट्रक आएगा, ट्रक के ऊपर वो कंटेनर को रखेंगे। और लोकल ट्रांसपोर्ट जैसे डबल अली दुबई पे रुका हुआ है, तो वहां से अल कसिस मार्केट जो है वहां तक वो आएगा बाय रोड, काफी दूर है, तो वहां का जो लोकल ट्रांसपोर्ट वो भी बायर ही मैनेज करेगा अपने हिसाब से। कंटेनर जैसे ही वेयर हाउस के ऊपर आएगा तो वहां पे कस्टम आएगी टीम, क्योंकि दुबई के अंदर ऐसा प्रोविजन है कि कस्टम जहाँ पे कंटेनर होते हैं वहां पे टीम होती है, वहां पे आती है, क्लियर करती है, फिर वहां से आप अनलोड करके आप बेच सकते हो वहां पे। तो जैसे ही वहां पे आएगा दुबई के अंदर, कस्टम वो सील तोड़ेंगे, आपका मटेरियल चेक करेंगे। मटेरियल चेक करने के बाद जो डॉक्यूमेंट होंगे आपको बोलेंगे कि भैया इतना 5% 6% जो भी ड्यूटी होगा वो ड्यूटी पे कराएगी, वो कस्टम क्लियरेंस हो जाएगा आपका। लोकल ड्यूटी बनने के बाद आपका पूरा वहां पे कार्गो, आप जो भी मटेरियल होगा मार्केट में वो बायर बेचने के लिए रेडी हो जाएगा। तो एक्स वर्क के अंदर अगर कोई भी बंदा आने वाले दिनों के अंदर आपको बोल रहा है कि एक्स वर्क में आप मुझे रेट दीजिए, अगर आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है तो, या किसी के पास आप जॉब वर्क करा रहे हो, तो बंदा कोई भी बोल रहा है कि एक्स वर्क में, तो एक्स वर्क में एज ए एक्सपोर्टर, एज ए सेलर,
आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट का और सिर्फ पैकेजिंग का ही आएगा, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान से समझ लीजिएगा, पैकेजिंग प्रोडक्ट और पैकेजिंग का है, ये पहला एक्सपर्ट। अब मार्केट में जो सबसे ज्यादा चलता है, अभी का जो सबसे ज्यादा चलता है मार्केट के अंदर, वो चलता है FOB, फ्री ऑन बोर्ड, और CIF। ये दो जो इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म है, वो सबसे ज्यादा चलती है आप लोगों के लिए अभी मार्केट के अंदर। आप जब भी मार्केटिंग करोगे तो किसी को भी बात करोगे तो सामने वाला बंदा बोलेगा आप मुझे FOB रेट दे दीजिए। FOB मतलब आपका रिस्क, कॉस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक रहेगा। अब इसके अंदर FOB की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो मैं बैठा हूँ वडोदरा के अंदर, मेरा मटेरियल मैंने प्रोक्योर किया नासिक से मैंने ओनियन शॉर्टिंग किया, सब कुछ रेडी हो गया। अब सामने वाला बंदा जो दुबई में बैठा हुआ है, वो भाई साहब ने मुझे ऐसे बोला कि सर मुझे FOB रेट दे दीजिए। मैंने सर ओके। फिर मैंने क्या किया, टाइप किया मैसेज मेरे CHA को, सर ओनियन है 25,000 टन है, ठीक है, मतलब सॉरी 25,000 kg है, उसका नेट वेट ये है, पैकिंग के बाद ग्रॉस वेट ये है, हो गया है, ठीक है, और मुझे दुबई के लिए भेजना है। बट भाई साहब ने मेरे पास FOB रेट मांगा हुआ है, फ्री ऑन बोर्ड रेट मांगा हुआ है। तो उसके अंदर एक लमसम अमाउंट वो मुझे देंगे 1,30,000, एग्जाम्पल के तौर पे 1,30,000। क्यों वो 1,30,000 देंगे, हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं बैठा हूँ वडोदरा के अंदर, जैसे ही मेरा पेमेंट का टाइम हो गया, पेमेंट भाई साहब ने मुझे दे दिया, फिर मैंने क्या किया, मैं बैठा हूँ वडोदरा में, मैंने कॉल किया मेरे सप्लायर को जिसके साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है। मैंने उसको बोला कि 55 mm प्लस का ओनियन तुम रेडी रखो। पैकेजिंग मैंने उसको बोला कि 8 kg का पैकेजिंग लगेगा मुझे, 8 kg मैश बैग के अंदर, जो सामने वाले बाहर का रिक्वायरमेंट है वो आपको रेडी करना है। और कंटेनर आएगा तो कंटेनर के अंदर आपको लोडिंग भी करके करके देना है मुझे। तो मेरे सप्लायर ने, जो नासिक में बैठा, उसने बोला ओके सर मैं आपको करके दे दूंगा, डन। तो मैंने क्या किया, मैं बैठा हूँ वडोदरा के अंदर, मैंने ये पहले के जो 3 काम है, प्रोडक्ट, पैकेजिंग एंड लोडिंग, जो FOB के अंदर मेरा काम है, सेलर एंड सेलर, यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, मैं सेलर खुद को कंसिडर कर रहा हूँ अभी। तो इन दिस केस मैंने पूरा काम मेरे सप्लायर को दे दिया। अब जो भी पेमेंट था 10 रुपया 15 रुपया जो भी था, 10 रुपया 12 रुपया जो मैंने रेट दिया, इंक्लूडिंग ऑल दिस प्रोडक्ट जो ऑलरेडी मैं खरीद रहा हूँ उसके पास से, पैकेजिंग का भी उसने मुझे इंक्लूड करके दिया, लोडिंग भी वो करके देगा। मीनवाइल जैसे प्रोडक्ट रेडी हो गया, पैकेजिंग रेडी हो गया, मैंने मेरे CHA को बोला कि भाई पैकेजिंग रेडी है नासिक के अंदर, आप वहां पे भिजवाइए कंटेनर। अब नासिक के बाजू में जानोरी जो डिंडोरी है, वहां पे एक ICD है। तो CHA का मेरा पूरा टीम है, वो वहां से कंटेनर 40 फीट रिफर यानी AC कंटेनर बाय रोड निकलेगा, वहां से जाएगा सीधे पिंपल गांव बसवंत, जहाँ पे ओनियन टोमेटो लासन गांव हर जगह में मिलता है, लासन गांव पिंपल गांव बसवंत, वहां पे बहुत सारे ऐसी जगह होती है, शेड होते हैं जहाँ पे ओनियन मिलता है। अब जो मेरा बंदा है, जो मेरा सप्लायर, उसके वहां जाके वो कंटेनर जाके रुक जाएगा, वहां पे जाके खड़ा कर देंगे वो। एज पर द कम्युनिकेशन विद द सप्लायर, प्रोडक्ट भाई साहब ने रेडी करके रखा हुआ है, पैकेजिंग भी जो मैंने 8 किलो बोला था 8 kg, वो उसने रेडी करके रखा हुआ है। जैसे ही कंटेनर आएगा, मैंने उसको बोला था कि लोडिंग भी आपको करवा के देना है, तो लोडिंग भी वो कर देगा मेरा वो कंटेनर के अंदर। तो लोडिंग करवा दिया, लोडिंग करने के बाद वहां पे कंटेनर बंद कर दिया, बंद करने के बाद वापस से वो पिंपल गांव बसवंत से आके आया जानोरी, डिंडोरी जो है वहां पे ICD के ऊपर आया, ठीक है, इनलैंड कंटेनर डेपो पे आ गया। अब ये पूरा लोकल ट्रांसपोर्ट है, वो मुझे मैनेज करना है। बट मैं कहाँ से मैनेज करूंगा भाई, मैंने तो ऑलरेडी बायर को FOB के थ्रू पूरा कोटेशन दिया हुआ है, वो कोटेशन के हिसाब से जो भी पैसा था उसका 30 या 40% मेरे पास आया हुआ है, उसमें से सर्टन पेमेंट मैंने मेरे CHA को दे दिया हुआ है कि भाई मेरा कंटेनर बुकिंग कर दे, तूने 1,30,000 बोला हुआ है, तो मैं थोड़े पैसे मैं तुझे दे रहा हूँ, तू थोड़ा रख, मेरा कंटेनर भेज, रेस्ट ऑफ पेमेंट मैं तुझे तुरंत ही दे दूंगा, या फिर अगर मेरे पास आ गया है पेमेंट फुल तो मैं उसको दे दूंगा, ठीक है। तो ये पूरा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बिजनेस के टर्म्स से जो आगे आगे आप सीखोगे, ठीक है। तो जैसे ही ये हो गया, लोकल ट्रांसपोर्ट जो था अपना कंटेनर का जानोरी टू पिंपल गांव टू जानोरी, वो भी मैं मैनेज कर दिया। फ्रेट फॉरवर्ड का जो फी था, कंटेनर जो लोडिंग अनलोडिंग या फिर जो भी था कंटेनर का जो ले जाने का खर्चा, वो भी मैंने मैनेज किया, ठीक है, वो मैंने मैनेज कर दिया। अब जैसे ही वो जानोरी जो डिंडोरी है वहां पे जाके रुका मेरा कंटेनर, वापिस से सेम मेरा फाइल जो होगा वो उसके ऊपर रजिस्टर किया जाएगा, एंट्री के लिए सिक्योरिटी गार्ड पूरा चेक करेगा, डॉक्यूमेंट चेक करेगा, वहां पे एंट्री लगाएगा, और कंटेनर को पूरा स्कैन किया जाएगा। स्कैन करने के बाद
तो कस्टम क्लियरेंस होगा जहाँ पे, वहां पे लाके रख देंगे, वहां पे कंटेनर को वो लोग खड़ा कर देंगे। अब सीएचए वाला जो बंदा होगा, मेरा एग्जीक्यूटिव बंदा होगा, उसके बाद एक फाइल पड़ा होगा जो आइस गेट के ऊपर, जो हमने एक्सपोर्ट रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे वो अपलोड करने पड़ते हैं। एक फाइल हमारे पास होता है, एक फाइल सीएचए के पास, और एक फाइल आइसगेट के ऊपर पीडीएफ फॉर्मेट में वो लोग अपडेट करते हैं। जैसे ही वो अपडेट होगा, हमारा एग्जीक्यूटिव बंदा कस्टम ऑफिसर के पास जाएगा और जाके उनको फाइल दिखाएगा कि सर मिस्टर धर्मेश सोनी एंड कंपनी जो है, उसका कंटेनर यहाँ पे क्लियरेंस के लिए आके रुका हुआ है, सर प्लीज आप आके उसको क्लियर कीजिए। उसके अंदर ओनियन है, ये रिलेटेड पूरे डॉक्यूमेंट है। अब वो कमिश्नर साहब हो गए, उसका असिस्टेंट भी होगा वहां पे, वो पूरा चेक करेगा डॉक्यूमेंट। तो उसकी वापस से आइसगेट के ऊपर वो मैच करेंगे, प्रिंट आउट निकाल लेंगे, वापस प्रिंट आउट निकालने के बाद एक एक्स्ट्रा प्रिंट आउट निकालेंगे, जो सर्टिफिकेट होगा कस्टम क्लियरेंस का एक सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। वो आएंगे, कंटेनर को चेक करेंगे, स्कैनिंग रिपोर्ट देखेंगे भैया के स्कैन में अंदर ओनियन ही है, कोई दूसरी चीज तो डाली नहीं हुई है। देन उसके रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट होंगे, डील रिपोर्ट या जो भी होगा, वो पूरे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, और चेक करने के बाद उसको कस्टम क्लियरेंस करके दे देंगे, सिक्का लगाएंगे, कंटेनर को वहां पे वो बंद कर देंगे। बंद करने के बाद वहां उसके ऊपर सील लगा देंगे। सील लगाने के बाद कंटेनर के ऊपर एक जीपीएस ट्रैकर लगा देंगे, जीपीएस ट्रैकर लगा देंगे। तो ये फ्रेट फॉरवर्ड की जिम्मेदारी भी मेरी थी, ठीक है। कस्टम क्लियरेंस का भी जिम्मेदारी इंडिया के अंदर मेरा था। अब जैसे ही नासिक से बाय रोड निकलेगा मुंबई के लिए, तो तुरंत ही मैसेज आएगा मुझे जीपीएस के थ्रू कि योर कंटेनर बी डिस्पैच फॉर द नावाशिया पोर्ट मुंबई आउट ऑफ आईसीडी। मीनवाइल कोई भी जगह पे खड़ा रहेगा, कोई भी कंटेनर कहीं पे भी खड़ा रहेगा, तो भी मैसेज आएगा, कोई होटल पे रुकेगा, या फिर मैं ऑनलाइन चेक भी कर सकूंगा जीपीएस ट्रैकर के हिसाब से, वो पूरा मुझे मिल जाएगा। वेरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग नावाशिवा जैसे ही पहुंचता है मेरा कंटेनर नावाशिवा पोर्ट के ऊपर, तो ऑलरेडी क्लियरेंस होके आ चुका है नासिक, जो आईसीडी है उसके ऊपर। तो वहां पे डॉक्यूमेंट जो होंगे वो चेक करेंगे, वहां के जो गेट कीपर होंगे नावाशिवा पोर्ट वाले भाई साहब चेक करेंगे कि हाँ ये क्लियर होके आ चुका है। वो एंट्री लगाएंगे, एंट्री लगाने के बाद सीधे उसको भेज देंगे टर्मिनल 2 पे, जहां पे मेरा वेसल्स खड़ा हुआ है दुबई के लिए। तो जैसे ही मेरा कंटेनर जाएगा, जैसे ही टर्मिनल 2 पे खड़ा रहेगा, तुरंत ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। यानी फ्री ऑन बोर्ड के अंदर वहां पे अनलोड होगा टर्मिनल के ऊपर कंटेनर, जैसे ट्रक के ऊपर से अनलोड होगा, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गया। यानी इसके बाद मेरे जो भी डॉक्यूमेंट होंगे, वो भाई साहब जो है सामने बैठे हुए उसको मैं सेंड करूंगा, उसको बोलूंगा कि भाई तुमने एफओबी में रेट मांगा था, एफओबी में मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा जो प्रोडक्ट जहां से मैं ले रहा हूँ वहां से अप टू मेरे पोर्ट तक, इंडिया का जो पोर्ट है वहां तक ही मेरी जिम्मेदारी थी, उसके टर्मिनल तक। तो वहां तक मेरा जिम्मेदारी खत्म हो गया। नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर योर कार्गो एंड योर कंटेनर, ठीक है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी चालू हो जाएगा। नाउ यू कैन सेंड मी जो नॉर्मल अमाउंट जो पड़ा हुआ है 30-40% बाकी है, वो आप मुझे भेज दीजिए, मैं आपको पूरे डॉक्यूमेंट ट्रांसफर कर देता हूँ। यानी ये रिस्क, कॉस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगी कहां से, नासिक से लेके अप टू नावाशिया तक की कॉस्ट लगी मुझे एफओबी के अंदर, वो 1,30,000 लमसम, ठीक है। तो इतना लगेगा। एक्स वर्क के अंदर सिर्फ प्रोडक्ट और पैकेजिंग का ही लगेगा, यानी प्रोडक्ट के ऊपर मैं 5, 10, 15% चढ़ाऊंगा, पैकेजिंग भी वो भाई साहब मुझे करके देंगे। इसमें क्या रहेगा, जैसे ही मेरे मुझे कंप्लीट मिलेगा मैं उसको ट्रांसफर करूंगा, मेरा पेमेंट मुझे मिल जाएगा। एफओबी के अंदर मैं बैठा हूँ स्टील कोडोदरा के अंदर, नासिक से लिया और नावाशिया तक, और नावाशिया में टर्मिनल जैसे ही अनलोड होगा टर्मिनल पे, वहां तक मेरा जिम्मेदारी। जैसे ही वो अनलोड होगा टर्मिनल के ऊपर, ओशन फ्रेट जो होगा वो बायर का जिम्मेदारी होगा। इसके अंदर एफओबी के अंदर बायर का जिम्मेदारी वो अपने सीएचए के हिसाब से, क्योंकि जैसे ही मैं उसको डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करूंगा, एफओबी में जैसे डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करूंगा मेरे पेमेंट आने के बाद, वो अपने सीएचए को एक्टिव कर देगा कि भाई ये मटेरियल जो है अप्रूवल में है, वो ऑलरेडी मेरे पास आ रहा है, तो उसका चार्जेस कितना होगा, तो वो अपने हिसाब से देख लेगा, वो हमें देखने की कोई जरूरत नहीं है। ओशन फ्रेट वो बायर का खर्चा बायर देखेगा थ्रू सीएचए, उसका इंश्योरेंस आएगा तो वो भी अपने हिसाब से बायर चेक कर लेगा, ठीक है। अनलोडिंग जैसे ही वो अपने पोर्ट के ऊपर जाबेल अली पोर्ट के ऊपर पहुंचेगा, टर्मिनल पे आके रुकेगा, वहां पे अनलोड करेंगे, तो वो भी जिम्मेदारी बायर की रहेगी। देन इंपोर्ट लोकल ट्रांसपोर्ट, वहां पे जैसे कंटेनर हमने भेजा हुआ है ग्रीन चिली या प्रोमोग्रेनेट का भेजा हुआ है, जाबेल अली पे जैसे एक ट्रक आएगा उसके ऊपर लोड करेंगे वो लोग, और जहाँ से सीधे जाएगा अबीर मार्केट के अंदर, अबीर मार्केट तक का जो लोकल ट्रांसपोर्ट होगा वो भी बायर की जिम्मेदारी रहेगी, ठीक है। देन जैसे ही वहां पे आएगा, वहां पे प्लग इन जो होगा, जो भी खर्चा रहेगा लोकल, जहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट, देन
कस्टम क्लियरेंस का जो भी चार्ज है, कस्टम ऑफिसर आते हैं वहां, उसका भी चार्जेस होता है, तो वो भी बायर ही चेक करेगा एफओबी के अंदर। देन लोकल ड्यूटीज जो आएगा, लोकल ड्यूटीज वहां पे 2-5% जो भी पे करना होता है, तो वो भी बायर की ही जिम्मेदारी होगी। मतलब एफओबी के अंदर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने जहां से प्रोडक्ट लिया हुआ है वहां से लेके जो नियर बाई पोर्ट होगा, जहां पे आपका वेसल्स खड़ा होता है, जहां पे समुंदर से खड़े होके वो कंटेनर निकलेगा, वहीं तक का ही आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। ठीक है, तो ये है एफओबी। नाउ आगे बढ़ते सीआईएफ के अंदर, उसके बाद आपकी कोई भी क्वेश्चन तो पूछेगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे सीआईएफ के अंदर कॉस्ट इंश्योरेंस एंड ट्रेड, यहाँ पे येलो में दिख रहा हो तो मैं हूं, या आप खुद को भी कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ एक चीज ऐड हुई है, हमें क्या क्या करना है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कहाँ से कहाँ तक होगी, ये सेलर मैं हूँ। तो अगर बंदा मुझे ऐसा बोल रहा है, सामने वाला, मैंने मार्केटिंग किया, लोगों से मैंने बात करना स्टार्ट किया, भाई साहब ने ऐसा बोला मुझे कि आप मुझे सीआईएफ रेट दीजिए। सर जी बोलिए सर। CIF मीनिंग कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। कॉस्ट इंश्योरेंस एंड ट्रेन। फ्रेट फ्रेट फ्रेट, ओके। ये रहा देखिए, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट लिखा है यहाँ पे, देखिए सीआईएफ दिख रहा है। Okay? ये कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट है, जिसमें अगर मैं खुद को कंसीडर करूं एज ए सेलर, तो मैं आपको समझाता हूँ वापस एक केस स्टडी, सेम केस स्टडी, कि भाई मेरा इंश्योरेंस कहाँ से कहाँ तक बढ़ेगा। अब इसके अंदर दो चीज बढ़ेगी, मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पोर्ट के ऊपर खत्म हो गई थी, एफओबी के अंदर क्या था, टर्मिनल पे खत्म हो गई थी। इसके अंदर दूसरी दो चीज ऐड हो जाएगी कि भैया टर्मिनल चार्जेस तो मुझे बेयर करना ही करना है, एज वेल एज ओशन फ्रेट होगा वो भी मैं बेयर करूंगा, और इंश्योरेंस होगा सामने वाले पोर्ट तक, जब तक पहुंचेगा तब तक का जिम्मेदारी मेरा। अब सीआईएफ रेट मांगा, तो जैसे ही मेरे पास बोला सीआईएफ, तो मैंने तुरंत मेरे सीएचए को एक्टिव कर दिया, सीएचए को बोला कि भाई किस तरह काम करेंगे। तो सीआईएफ के लिए उसने मुझे बोला कि 1,90,000 आपका कॉस्ट लगेगा। 1,90,000, 1,30,000 एफओबी का था। 1,90,000, 2 लाख जो लमसम अमाउंट एक आती है वो हमें वो लोग देंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ओशन फ्रेट, ओशन फ्रेट यानी समुद्र के अंदर फ्री में तो ले नहीं जाएंगे, इंश्योरेंस भी आएगा, तो ये दो कॉस्ट ऐड होगी। तो इसकी वजह से ये मेरी जिम्मेदारी इंश्योरेंस, यानी सामने वाले पोर्ट तक का जिम्मेदारी मेरा। अपनी डिटेल में देखते हैं, मेरा ओनियन ले लिया मैंने, सीआईएफ बोल दिया, भाई साहब ने मुझे सीआईएफ के हिसाब से मेरा 1,90,000 का कोटेशन आया। सामने वाले बायर को मैंने बोला कि भाई इस आएगा आपको 1,90,000, वो एक्चुअली में देना पड़ता है, उसके अंदर कोई भी ऐड नहीं कर सकते हम लोग, बिकॉज जो भी फ्रेट होता है वो ऑनलाइन दिखता है हर किसी को, तो उसमें कुछ ऐड वैड नहीं कर सकते हम लोग, जो होता है वो एक्चुअली दे सकते हैं हम। ठीक है, तो प्रोडक्ट की जिम्मेदारी मेरी, जो मैंने सप्लायर को बोला था सीआईएफ के अंदर, प्रोडक्ट भाई साहब ने ओनियन रेडी करके रखा, पैकेजिंग जो 8 किलो का था वो रेडी करके रखा भाई साहब ने। लोडिंग मैंने बोला था कि कंटेनर मेरा डिंडोरी से आ जाएगा, तो वो लोडिंग भी करके मुझे दे देंगे। लोकल ट्रांसपोर्ट था सीआईएफ के अंदर, तो वो मैं मैनेज करने वाला हूँ। जो पहले डिंडोरी से निकला पिपल गांव तक, और पिपल गांव से सीधे निकलेगा नावाशिया तक, तो वो भी मेरा जिम्मेदारी था, तो वो भी मैंने कर दिया सीआईएफ के अंदर यहाँ पे। देन फ्रेट फॉरवर्डर का जो फी था, कंटेनर का जो भी फी लगेगा, वो ट्रक यहाँ से वहां करेंगे, वो उसका भी फी मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि भाई उसका भी जिम्मेदारी मेरा रहेगा सीआईएफ के अंदर। देन बाकी से आ जाएगा इंडोरी, वो सीआईसीडी है, वहाँ पे कस्टम क्लियरेंस हो जाएगा, वहाँ पे कस्टम क्लियरेंस हो जाने के बाद उसको लॉक लगेगा, जीपीएस डिवाइस लगेगा। तो जैसे ही कस्टम क्लियरेंस हो गया, तो उसकी जिम्मेदारी भी सीआईएफ ने यहाँ पे ली ही रहेगी। देन बाय रोड होते हुए वेरी नेक्स्ट डे जो पहुंचेगा नावाशिवा, नावाशिवा पे एंट्री लग जाने के बाद टर्मिनल 2 पे खड़ा रहेगा, तो टर्मिनल 2 का जो चार्जेस लगेगा, टर्मिनल चार्जेस, टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस जैसे कह रहे, तो वो भी मेरी जिम्मेदारी रहेगी सीआईएफ के अंदर। जैसे टर्मिनल पे ऊपर वो उसको अनलोड करेंगे, सेकंड नंबर के ऊपर अनलोड करेंगे, और जैसे ही उसको शिप के ऊपर लोड करेंगे, शिप के ऊपर लोड कर देंगे, वो भी जिम्मेदारी मेरी रहेगी ओशन फ्रेट, क्योंकि मैं बेयर कर रहा हूँ यहाँ पे इन सीआईएफ। ठीक है, और जैसे ही वो शिप निकलेगा वेरी नेक्स्ट दिन बाई सी होते हुए, तो जो जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है उसके अंदर मैं चेक कर पाऊंगा कि कौन से लैटिट्यूड पे वो चल रहा है मेरा, कहीं पे मिड सी कौन से लैटिट्यूड पे चल रहा है वो भी मैं चेक कर पाऊंगा।
जैसे ही जावेद अली दुबई के पास पहुंचेगा तो तुरंत मैसेज आएगा, योर कंटेनर बी रीच बाय नियर बाय जावेद अली पोर्ट। अब मीनवाइल इंश्योरेंस जो है वो भी मुझे लेने पड़ेगा, तो वो भी जिम्मेदारी मेरी ही रहेगी यहाँ पे। इंश्योरेंस भी सीआईएफ के अंदर, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट यानी चार्जेस, जो भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है वो पूरा रेट मैंने दिया 1,90,000, ठीक है। तो ये जिम्मेदारी मेरी रहेगी। जैसे ही वो जावेद अली पहुंचेगा, जावेद अली पोर्ट पर जैसे ही वहां पे खड़ा रह जाएगा, वहां पे मेरा जिम्मेदारी खत्म हो जाएगा, वहां पे मेरा जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब जैसे ही पहुंचेगा मेरा कंटेनर, मुझे मैसेज आ जाएगा कि योर कंटेनर रीच जावेद अली पोर्ट। जीपीएस ट्रैकर के हिसाब से ट्रैकिंग होता है, मैसेज भी आ जाता है। मैं मेरे बायर को बोलूंगा कि भाई कंटेनर जो है जावेद अली दुबई पहुंच चुका है। नाउ अभी आप क्लियर करवा सकते हो, बट आप पहले जो पेमेंट, पेंडिंग पेमेंट आप मुझे भेजिए, मैं आपको डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ क्लियरेंस के लिए। फाइनल बिल ऑफ लैंडिंग है वो मैं आपको भेजूंगा, पहले पेमेंट दे दीजिए। पेमेंट आएगा, मैं उसको कुरियर कर दूंगा या स्कैन करके पूरा पीडीएफ में उसको भेज दूंगा, अपने हिसाब से वो प्रिंट निकालेगा। प्रिंट निकालने के बाद जैसे ही वो कंटेनर को जाएगा, कंटेनर वहां पे शिप के ऊपर से अनलोडिंग होगा, अनलोडिंग की जिम्मेदारी यहाँ पे आ जाएगी सीआईएफ में बायर की, ठीक है। बायर की आएगी। देन लोकल ट्रांसपोर्ट होगा वहां का, जैसे ही अनलोड हो गया वहां पे, अनलोड होते ही बाकी अबीर मार्केट तक वो ट्रांसपोर्टेशन होगा, वो भी जिम्मेदारी बायर देगा, सामने वाला बायर दुबई में बैठा है वो। अब वहां पे कस्टम, अबीर के अंदर कस्टम ऑफिसर आएंगे, तो कस्टम क्लियरेंस के जितने भी चार्जेस होंगे वो भी बायर पे करेगा। लोकल ड्यूटी वो भाई साहब बोल रहे कि आपको 3, 4, 5, 6 टका जो भी वेट भरना है आपको आप भर दीजिए, तो वो भी जिम्मेदारी सीआईएफ में सामने वाले बायर की आएगी। इन शॉर्ट, अगर सीआईएफ में अगर हम लोग काम करते हैं सीआईएफ में, तो आपका जिम्मेदारी आपने प्रोडक्ट जहां से लिया हुआ है वहां से आपके पोर्ट पे क्लियरेंस, और सामने वाले पोर्ट तक जब तक नहीं पहुंचता तब तक की जिम्मेदारी सीआईएफ में आपकी रहेगी। जो मेन मार्केट में चलती है, मेन मार्केट में जो रेट मांगेंगे आने वाले दिनों के अंदर, जब भी किसी भी सप्लायर के साथ या बायर के साथ आप बात करोगे, तो वो आपको बोलेंगे कि मुझे एफओबी रेट दीजिए, मुझे सीआईएफ रेट दीजिए, ये दो ही मांगेंगे। एंड द लास्ट केस डीडीपी, डीडीपी मतलब डिलीवरी ड्यूटी पेड, ये है डिलीवरी ड्यूटी पेड, ठीक है। अब इन दिस केस मेरी कंपनी इंडिया में भी है और मेरी कंपनी दुबई में भी है, दोनों जगह पे मेरी कंपनी है, तो मैं एक ही कंपनी के ऊपर बर्डन डालूंगा। प्रोडक्ट से लेके अप टू लोकल इंपोर्ट ड्यूटी तक सब जिम्मेदारी मेरी। मैंने यहाँ पे क्या किया, पूरा डॉक्यूमेंट रेडी किया, मटेरियल रेडी कर दिया, डॉक्यूमेंटेशन मेरी जो दुबई की कंपनी है उसको मैंने फॉरवर्ड किया कि भैया ये कंपनी है, क्योंकि छुड़ाने भी मैं ही जाने वाला हूँ, मेरी टीम ही वहां पे छुड़ा देगी मत। तो एक इंडियन कंपनी के ऊपर ही बर्डन गिरेगा इंडियन रुपीज में, क्योंकि वहां पे दिरहम में जाएगा, तो आपको पता है दिरहम का रेट 22.93 चल रहा है अभी, तो वो कॉस्टली गिरेगा। तो इंडियन कंपनी के मैं ऊपर ही मैं बर्डन डालूंगा, और इंडियन रुपी में जाएगा मटेरियल वहां पे, यहाँ से मटेरियल प्रोडक्ट मैंने किया, मेरी कंपनी वडोदरा की जो कंपनी उसने किया, पैकेजिंग, लोडिंग, एक्सपोर्ट, फ्रेट फॉरवर्ड, कस्टम, टर्मिनल, ओशन, इंश्योरेंस, अनलोडिंग, इंपोर्ट, कस्टम, इंपोर्ट ड्यूटी, सब कुछ मैंने करवा दिया। वहां पे जाएगा, सिर्फ डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करना है, क्योंकि वहां पे भी मेरी ही कंपनी है, तो पेमेंट जहाँ पे जो बिकेगा वो मेरी इंडियन कंपनी को मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइनिंग अथॉरिटी में भी वहां पे मेरी कंपनी वहाँ पे। तो इन दिस केस कि अगर मैं इंडिया में भी हूँ और मैं दुबई में भी हूँ, तो हम लोग डीडीपी यूज करते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म जब आने वाले दिनों के अंदर आपका पेमेंट का सेशन आएगा, हाउ टू पेमेंट कैसे आप बिठाओगे, तो रिस्क, कॉस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका रिस्क कहाँ से कहाँ तक है। एक्स वक्त के अंदर आपका रिस्क सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट और पैकेजिंग का रहेगा, वो डिस्पैच एरिया में खड़ा रहेगा। एफओबी बोलेंगे कि भैया फ्री ऑन बोर्ड में मुझे चाहिए, तो आपका रिस्क फैक्टर जो रहेगा एज ए एक्सपोर्टर, वो आपकी प्रोडक्ट जहां से आपने ली है वहां से लेके अप टू आपका जो पोर्ट रहेगा, उसका टर्मिनल रहेगा जहाँ पे कंटेनर आके रुकेगा, वहां तक रहेगा। और सीआईएफ बंदा मांग रहा है, तो समझ लीजिएगा आपका प्रोडक्ट जहां से आपने लिया हुआ है वहां से लेके अप टू सामने वाला जो पोर्ट है उसके वहां तक, जब तक वहां पे जाके कंटेनर रुकेगा नहीं तब तक की जिम्मेदारी आपकी है। और डीडीपी में तो यहाँ से लेके वहां तक का पूरा जिम्मेदारी आपका, क्योंकि आप इंडिया में भी हो, आप दुबई में भी हो। ये है एग्जैक्टली इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म। आने वाले दिनों के अंदर जो पेमेंट टर्म का आपका सेशन आएगा उसके अंदर ये पूरा कैलकुलेट करके बताएंगे आप लोगों को कि किस तरह से है। टुडे इज योर फर्स्ट डे, तो इतना हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत पेमेंट न्यूमेरिकली बहुत नहीं जाते, बट आप समझ जाओगे एग्जैक्टली कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं बिजनेसमैन हूँ तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से कहाँ तक है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ये आया समझ में सब लोगों को, पक्का यस ना? सर, यस यस सर।
सर जी, अब ये एफओबी के अंदर जो जो चार्जेस थे इंश्योरेंस के, वो हाँ ये लोकल ट्रांसपोर्ट में कुछ कंटेनर में कुछ प्रॉब्लम होता है तो इसका इंश्योरेंस इंश्योरेंस में पिक्चर में आता है। 100% आता है, हमें करवाना ही करवाना है। क्योंकि अगर लोकल। चलिए मैंने लोकल इंश्योरेंस वो देगा ही देगा आपको, एफओबी में भी देगा। अगर एफओबी में नहीं है तो आप एक बार सीएचओ को भी बोल दीजिए कि भाई इंश्योरेंस मुझे करवाना है। अब मैं बैठा हम्म हूँ वडोदरा के अंदर, मेरा मटेरियल हम्म नासिक से निकल रहा है बाई रोड, ठीक है। हम्म। मतलब मैं नासिक से पुणे जा रहा था तो मेरा बस खुद खाई में गिरते गिरते रह गया था, वरना अभी हाँ। होता नहीं, ठीक है। हमारा जिंदगी का भरोसा नहीं, तो कंटेनर कंडीशन तो अरे बनता है। हाईवे पे कभी दिखते हैं ना कंटेनर टकरा गए गिर गया, ऐसा तो वो कुछ गिर कुछ तो गया, कुछ दिखता हाँ रहता है, ये मिलता है। बहुत सारे एक्शन होते हैं। अब कंटेनर गया मतलब आपके, चलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 5, 10, 15 लाख 20 लाख का कंटेनर है, तो पैसे तो जाएंगे ना भाई, 5 लाख तो 5 लाख जाए। जाएंगे तो सही ना। तो जाएगा जाएगा। अगर लॉसेस हो रहा है तो हमें इंश्योरेंस तो करवाना ही पड़ेगा। लोकल का भी इंश्योरेंस मिल जाता है हमें, तो वो करवाना हम्म। ही है ताकि हमें लॉस ना हो, कोई भी हो कंपनसेशन हमें मिल जाए, ठीक है। अरे रिस्क हमें पे होना नहीं चाहिए। 100% हमें रिस्क के वजन कवर चाहिए, और बहुत नॉमिनल चार्जेस होते हैं, इतने चार्जेस नहीं होते, नॉमिनल चार्जेस होते हैं, हमें पे करना है भाई, पे कर दे। और वो भी सामने वाला बंदे के पैसे से हमें पे करना है, हमारा तो पैसा देना नहीं है हमें फिलहाल, हम्म। ठीक है। तो क्योंकि एफओबी के प्रॉब्लम, अंदर उसको बोलना, इसको वो एफओबी में बोल सकते हैं कि लोकल ट्रांसपोर्ट का भी हम इंश्योरेंस करवा के देंगे, उसकी हिसाब की इतना रेट वो है। करके देगा ही देगा, वो करके देगा, उसको पता है, वो बोल देगा सर इसमें इंश्योरेंस काउंट किया हुआ है, देख लीजिए। ओके तो ओके, ठीक उसको है। पता है कि सर अगर नासिक से मैं मुंबई जा रहा हूँ या शायद अहमदाबाद से हम लोग मुंद्रा जा रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हम्म। सर एक्सीडेंट नहीं होगा। चलिए नहीं हुआ अच्छा है, अगर हो गया तो क्या करेंगे। हाँ, समझ गया अगर है। जैसे दीपक तो साहब बैठे दिल्ली के अंदर बैठे हैं, हाँ, राइट, अब दिल्ली से हम्म। मुंद्रा के लिए आएगा तो इतने लंबे चौड़े रास्ते के ऊपर ऐसा तो कोई गारंटी है नहीं ना नहीं ड्राइवर की नहीं कि भाई एक्सीडेंट नहीं नहीं करेगा, नहीं नहीं, बात ठीक सही है। है। तो कराना पड़ेगा, ये सब चीजें आएगी स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे आगे आगे बिजनेस में ऑन गोइंग हो जाओगे तो पूरा आ जाएगा। इन शॉर्ट समझ में आया ना आप लोगों को, पक्का आ ना। गए आ गए आ गए आ गए। चलिए गुड, तो अभी आगे बढ़ते हैं सर, क्योंकि वो टाइम वाली बहुत ही। स्लाइड दिखा दीजिए ना, 2 मिनट, जहाँ पे पूरा फुल फॉर्म वाले से ना। हाँ श्योर। ये नहीं, आगे ये वाले। सर, ये सारी स्लाइड सर, ये डॉक्यूमेंट सपोर्ट टीम देती है। ये ये पूरा मिल जाएगा, स्लाइड, नहीं पूरा स्लाइड मिल वाली। जाएगा। हाँ ये स्लाइड पूरा मिल जाएगा सर, पूरा है, हम्म। ओके, नो प्रॉब्लम सर। ठीक है। डन सर, आगे बढ़े अभी हम लोग। हाँ, बड़े, नो प्रॉब्लम। ओके, फोटो खींच लीजिएगा आप, ठीक है। अभी फिलहाल लिखना नहीं हो तो फोटो भी खींच सकते हैं आप, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अभी आएगा हमारा एच एस कोड। व्हाट इज एच एस कोड, वो प्रैक्टिकली हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। इसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइज आप लोगों को करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों को कि ओनियन नेम आई एम, मैंने ओनियन बोला इंग्लिश वर्ड, गुजराती में क्या बोलते हैं उसको। हाँ जी। तो गुजराती में ओनियन को क्या बोलते हैं। कांदा कांदा। डुंगरी। कांदा डुंगली तो हिंदी में डुंगली बोलते हैं, डुंगली डुंगली डुंगली। हिंदी बोलते डुंगरी हैं हम के लोग, भाई। डुंगली बोलते हैं, राइट। ओके, यहाँ पे साउथ इंडिया से कोई है क्या। साउथ इंडिया से कोई है क्या। नहीं है सर इलुपाई कोई। बोलते हैं तेलंगाना के अंदर, इलुपाई बोलते हैं कर्नाटका और तेलंगाना के अंदर, इसको इलुपाई बोलते हैं, इलुपाई। देन अगर वही चीज अगर हम लोग नॉर्थ इंडिया में देखें, हरियाणा से कोई है क्या यहाँ पे। हरियाणा से मैं हूँ सर। सर कांदा को क्या बोलते हैं सर। प्याज। प्याज बोलते हो। प्याज बोलते हैं, कुछ गड्ढा बड्ढा है क्या, गट्ठा बोलते हैं, क्या बोलते हैं। नहीं, ज्यादातर प्याज ही बोलते हैं यहाँ पे तो। प्याज ही बोलते हैं, बट प्योर हरियाणवी के अंदर उसको गट्ठा भी बोलते हैं, कुछ हाँ, ऐसा है। गट्ठा गट्ठा भी बोलते हैं। गट्ठा भी बोलते हैं, राइट, गट्ठा बोलते हैं कि भैया गट्ठा है। तो हाँ जी। नेम चेंज हो गया, राइट। देखिए यहाँ पे डुंगरी बोलते हैं, प्याज बोलते हैं, कांदा बोलते हैं, ठीक है। देन इलुपाई बोलते हैं। और बंगाल में क्या बोलते हैं, दैट आई डोंट नो। यूएई में उसको क्या बोलते हैं, दैट आई डोंट नो। लास्ट वीक के अंदर एक भाई साहब थे जो यूएई के थे, तो उनको पता था उसका नाम, मैंने लिखा नहीं, बट उसको पता था कि क्या बोलते हैं। बट नेम अगर स्टेट वाइज भी चेंज होता है हो जाएगा, तो अगर वही चीज ओनियन में एक्सपोर्ट करता हूँ तो वो कैसे समझेंगे कि भाई इसके अंदर ओनियन है। तो उसके लिए वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, WCO, उसने HS कोड डिफाइन किया, हार्मोनाइज सिस्टम कोड जिसे कहते हैं, ठीक है, हार्मोनाइज सिस्टम कोड जिसे कहते हैं, उन्होंने वो डिफाइन किया कि भैया
कोई भी प्रोडक्ट का हम लोग चैप्टर बनाएंगे, चैप्टर के बाद उसका हेडिंग बनाएंगे और उसके बाद उसका सब हेडिंग बनाएंगे। ठीक है, वो प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे, यहाँ पे प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इस पर आई ऑफ माय कैमरा फॉर अ व्हाइल, आई डायरेक्ट प्रैक्टिकली हम लोग जाएंगे थोड़ा बहुत, किस तरह से ढूंढना है वो भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे यहाँ पे। और आपको भी टास्क दिया जाएगा ढूंढने के लिए। ठीक है, यानी बी रेडी स्टॉप, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आके दिखा के चले जाएंगे, कोई आपको ऐसा बोलेगा नहीं कि भाई आपको करना है। बट मेरे सेशन के अंदर हमें ऑलवेज आप लोगों के पास ही करवाऊंगा, मैं दिखाऊंगा पक्का 100% शेयर भी करूंगा स्क्रीन, बट रेडी आपको रेडी भी सर। करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए गुड। तो देखते हैं अभी हम लोग कि किस तरह से उसका वर्कआउट करते हैं। तो उसके लिए जो चैप्टर होते हैं, हर प्रोडक्ट के रिलेटेड, हर सेगमेंट के रिलेटेड चैप्टर दिए गए हुए हैं। जैसे हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, केमिकल, प्लास्टिक, रबर, मेटल, ऑर्गेनिक, फार्मास्यूटिकल, लेदर, हर प्रोडक्ट के लिए चैप्टर दिए गए हुए हैं। अगर वो मुझे चेक करना है तो मैं कैसे करूंगा? तो आप मुझे मिनिमाइज कीजिए सबसे पहले। मैं ज्यादातर पीपीटी पे नहीं जाऊंगा क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, क्योंकि आने वाले नेक्स्ट वीक के अंदर ये सब कुछ आपको करके रखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, वो आपका टास्क में है। एक्सेस कोड आपको ढूंढ के रखना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकली करेंगे ताकि आप इजी वे में कर पाए। गूगल पे टाइप कीजिए commerce.gov.in, COMMERCE, commerce.gov.in, प्लीज टाइप कीजिए उसके ऊपर कॉमर्स GV.in। gov.in। आई शेयर माई स्क्रीन, देख लीजिए commerce.gov.in जैसे मैंने लिखा तो आपने मिनिमाइज किया होगा तो मेरा स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के ऊपर जाके मैं क्लिक करूंगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। यस, उसके ऊपर जाके क्लिक कीजिए। खुला खुला सर। ना, मोदी जी का फोटो आ गया। दिखा दिखा। एग्जैक्टली, मोदी साहब दिखेंगे और अपना सिंबल दिखेगा गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज का, अशोक तो हमारा चिन्ह है। ठीक है, 3 0 वाला वो दिखा ना। दिखा दिखा। अब अबाउट अस के सामने लाइन के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड के बाजू में आपको दिखेगा ट्रेड स्टैटिस्टिक दिखेगा। देखिए हाँ दिखा सर। ट्रेड स्टैटिस्टिक के ऊपर जाके क्लिक कीजिए। किया। सर अबाउट उसके पास में व्हाट न्यू आता है। फर्स्ट न्यू के बाजू में इंटरनेशनल ट्रेड और उसके बाजू में ट्रेड स्टैटिस्टिक। सर आप मोबाइल पे कर रहे हो लगता है। नहीं नहीं, पीसी पे कर रहा हूँ। ओके डन, ठीक है, तो आपको ट्रेड स्टैटिस्टिक दिखेगा, देखिए मेरे स्क्रीन के ऊपर। दिखा ट्रेड सर्विस। ओके डन, गुड। जैसे ही ट्रेड स्टैटिस्टिक के नीचे एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा बैंक एनुअली है, उसके ऊपर जाके क्लिक कीजिए, देन ओके दबाइए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा बैंक, देन ओके। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, commerce.gov.in, उसके बाद ट्रेड स्टैटिस्टिक क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा बैंक एनुअली पे क्लिक करने के बाद जैसे ही ओके दबाओगे, ये स्क्रीन जो आपके सामने अपीयर हुआ वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। हम एक्सेस कोड ढूंढना सीखेंगे, 3 तरीके ढूंढेंगे, 3 तरीके। मोस्ट डिफिकल्ट वे, उसके बाद थोड़ा आसान तरीका और उसके बाद एकदम आसान तरीका, ये 3 तरीके हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल। ठीक है, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट वे है, सबसे डिफिकल्ट वे पहले हम लोग लेते हैं, आसान तरीका नहीं ढूंढते। बट ये मेन है हमारे लिए। ये क्यों हम सीख रहे हैं? क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर ये साइट के साथ आपका फेमिलियर होना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये हमारे बिजनेस में हमारे लिए जो ग्रंथ बोलते हैं ना, हमारा जो ग्रंथ होता है ना, हमारे 4 5 ग्रंथ, जो भी 4 ग्रंथ है हमारे, उसमें से एक है ये हमारे लिए एक्सपोर्ट में। ठीक है, ये सर कोई कुछ बोल रहा है वहां पे, कुछ पूछ रहा है मुझे। आ गया सबके स्क्रीन पर? ये आ गया पक्का ना? आ गया आ गया आ गया। चलिए गुड। अब लेफ्ट में आपको एक्सपोर्ट दिख रहा है, देखिए लेफ्ट में एक्सपोर्ट और राइट में इंपोर्ट, रेड में इंपोर्ट दिख रहा है। अब एक्सपोर्ट के अंदर कॉमोडिटी वाइज सबसे पहले उसके ऊपर जाके क्लिक कीजिए। किया। जो स्क्रीन है यहाँ पे वो अपीयर हो जाएगा आपके सामने।
ईयर रिमेनिंग सेम, स्पेसिफिक कॉमोडिटी जो है उसके नीचे ऑल कॉमोडिटीज के ऊपर जाके क्लिक कीजिए। ऑल कॉमोडिटी 2 डिजिट लेवल वो सेम रखिएगा, शॉर्ट ऑन बाय द एचएस कोड रिमेनिंग सेम, डिस्प्ले रिकॉर्ड के अंदर ऑल पे जाके क्लिक कीजिएगा और लास्ट में जाके सबमिट कीजिएगा। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ईयर आप सेम रखोगे, स्पेसिफिक कॉमोडिटी के नीचे जो ऑल कॉमोडिटी है उसको सिलेक्ट करना, उसके बाजू में 2 डिजिट लेवल सेम रखना, शॉर्ट ऑन बाय द एचएस कोड वो भी सेम रखना, डिस्प्ले रिकॉर्ड के अंदर ऑल, देन वैल्यूज के अंदर रुपीज रिमेनिंग सेम और सबमिट करना। जैसे ही सबमिट करोगे आप, ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा। ये आ जो गया। सर पहले ये थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, मेरा थोड़ा नेट स्लो था, अब ठीक हो गया। ये ट्रेड ट्रेड स्टैटिस्टिक्स के बाद क्या करना है, उसके ऊपर क्लिक करना है? हाँ उसके ऊपर क्लिक कीजिए, टेक्स्ट के ऊपर, मैं आपको समझाता हूँ। ये क्लिक तो कर रहा हूँ बट वो ओके का नहीं आ रहा आप कह रहे थे। ऊपर आएगा, देखिए ओके आएगा, जैसे क्लिक करोगे उसके ऊपर ओके आ जाएगा, आपका नेट साइज स्लो होगा। ब्लू कलर का ऊपर ओके आता है। तुरंत नहीं ही ओके ओके आता है। नहीं सर, मेरा आ ही नहीं रहा ओके, मैं 3-4 बार कर चुका हूँ। तो टेक्स्ट स्टैटिस्टिक के नीचे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा बैंक एनुअली है उसके ऊपर जाके कर्सर दबाओगे ना, तो तुरंत ही ओके लिख के आ जाएगा। अच्छा उसके ऊपर नीचे उसके ऊपर करना, हाँ अब ओके आ गया, ओके। हाँ अब कहाँ जाना है? अब आपके सामने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दो स्क्रीन खुल जाएगी, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दिखा। जी हाँ जी हाँ जी। हाँ तो एक्सपोर्ट के अंदर कॉमन डिवाइस के ऊपर क्लिक कीजिए, फर्स्ट नंबर एक्सपोर्ट में कॉमन डिवाइस। ठीक है जी, आ गया, ठीक है, ओके ओके। ओके, तो यहाँ पे ईयर रिमेनिंग आप सेम रखोगे। ठीक है। अब उसके नीचे स्पेसिफिक कॉमोडिटी बिल्कुल भाई। लिखा होगा और नीचे ऑल कॉमोडिटी लिखा होगा। हाँ भाई। ओके, ऑल के ऊपर क्लिक कीजिए, 2 डिजिट लेवल सेम रखना है वहां पे, शॉर्ट ऑन बाय द एचएस कोड, और डिस्प्ले रिकॉर्ड में वापस से ऑल और रुपीज रिमेनिंग सेम और वहां पे सबमिट करना है। तो आपके ये जो मेरे स्क्रीन पे डिस्प्ले रिकॉर्ड्स में 100 या टॉप 100 या ऑल? ऑल ऑल ऑल, ऑल। और वैल्यू? वैल्यू रुपीज में ही रखने दी रहने दीजिए और सबमिट कर दीजिए। सबमिट कर देते हैं, ठीक है। ये लाइव एनिमल मीट एंड आ गया, बस यही जो हाँ मेरे स्क्रीन आप मुझे देखोगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपके टास्क में लिख के रखिए, आज जैसे ही सेशन खत्म हो जाएगा नेक्स्ट संडे तक। मैं बोलता ही हेलो क्या। सर। हाँ हाँ, सर बोलो बोलो। इसका भी कोड में कुछ वैल्यू डालने का बोल रहे हैं। हाँ, वैल्यू बोलो। नहीं डालना है, आपने वैल्यू क्यों सिलेक्ट किया, वैल्यू डालना ही नहीं है भाई। डूंगरी तो मैंने सबमिट डूंगरी करना तो है एक सर, वैल्यू प्लीज होता है। वैल्यू दिखा रहा हूँ। वापिस से मैं रिपीट कर रहा हूँ सर, प्लीज चेक कर लीजिए यहाँ पे ऑल कॉमोडिटीज। आपने हाँ कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है, आपने गलत सिलेक्ट किया हुआ है सर। सर, एक्सपोर्ट कम्युनिटी वाइज ना। एक्सपोर्ट कॉमोडिटी वाइज फर्स्ट वन, एक्सपोर्ट के अंदर फर्स्ट वन जैसे ही सिलेक्ट करोगे ये हाँ स्क्रीन आ जाएगा आपका। हाँ सर, ये स्क्रीन आ गया है। ये ठीक है, जो अब ऑल स्पेसिफिक मेरी कम्युनिटी बता ऑल कॉमोडिटी पे सिलेक्ट कीजिए, ओके ओके। ठीक है, और डिस्प्ले रिकॉर्ड के अंदर ऑल कीजिए, हाँ ओके। वैल्यूज रुपीज रहने दीजिए और सबमिट कर दीजिए। देखिए मैं आपके सामने सबमिट कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हाँ पूछ हो रहा, गया सीधे ही screen आ गया। जी, हो गया हो गया सर। डन। अभी आपका टास्क समझ लीजिए एक बार, आपको क्या करना है, नेक्स्ट वीक तक शांति से ये 01 to 99 चैप्टर, यानी लिखिए डायरी के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर 01 to 99 चैप्टर है आपके पास, ये सब चैप्टर है। देखिए 30 नंबर पे फार्मास्यूटिकल, 31 पे फर्टिलाइजर। 98 है सर। हाँ 98 मतलब 99 होंगे चैप्टर, 99 है सर, 99। 99 सब चैप्टर है। हम्म। इसका क्या करना है मतलब क्या ये टास्क? पढ़ना है सर, आपको शांति से पढ़ना है। ये सेशन जब खत्म हो जाएगा ना उसके बाद हाँ जी। शांति से कौन से नंबर पे कौन सा प्रोडक्ट है, ये जो है उसे एचएस कोड कहते हैं, उसका चैप्टर कहता है, ठीक है। इसमें आर्म्स एचएस एंड कोड एम्यूनिशन, इसमें एचएस कोड शो कर रहा है? हाँ अभी आएगा सर, एचएस कोड आपको सिखाता हूँ मैं, वही सीख रहा है, हमारा टॉपिक ही एचएस कोड है। अच्छा। ये मोस्ट डिफिकल्ट वे है बट ये हमारे लिए बहुत काम की चीज है, ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। मैं जो बोलता जाऊं वो शांति से आप कीजिएगा। अभी हमने लिया था ओनियन का, लिया था राइट, ओनियन हमने एग्जांपल लिया था, हम ओनियन भी लेंगे, मुझे मैंगो भी मुझे क्या लेंगे, जो ठीक है। अब यहाँ पे मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा, 01 के अंदर लाइव एनिमल है, मीट है, फिश है, डेयरी यूनियन के प्रोडक्ट लिए। है, ठीक है। वेजिटेबल आएगा, ओनियन वेजिटेबल में आता है ना। हाँ, मुझे वेजिटेबल में आवन। क्या वेजिटेबल लगते?
ओके, तो 07 पे आपको वेजिटेबल दिख हाँ रहा है? 07। ओके डन, 07 के अंदर आपको वेजिटेबल दिखेगा। अब हम्म 07 के सामने देखिए, आपका जो 07 स्क्रीन पे दिख रहा है उसके सामने राइट साइड पे ऊपर आपको 4, 6 एंड 8 दिखेगा। तो इसका बैकग्राउंड आवाज आ रहा है, 4 6 4, 6 एंड 8 दिख रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर, दिख रहा है 7 के सामने, 07 के सामने देखिए मेरा ब्लू कर्सर कलर मूव में हो है रहा है। वो। हाँ सर दिख रहा है। यस सर, दिख जैसे रहा है। 4 के ऊपर जाऊंगा, हैंड का आ जाएगा कर्सर, राइट? मैं क्लिक करूंगा तो डायरी के अंदर मेंशन कीजिए 07 इज अ चैप्टर, लिखिए डायरी के अंदर। आगे समझाता हूँ क्या क्या है एग्जैक्टली। 07 दिस इज योर चैप्टर। और 4 के ऊपर जाके क्लिक कीजिए। 4 के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे आप, यहाँ पे ओनियन दिख रहा है क्या किसी को? पोटेटो दिख रहा है, टोमेटो दिख रहा है? देन नहीं सर नहीं है। नहीं दिख रहा है? नहीं 6 पे, सॉरी सर, मैं 4 पे 6 पे चले गया। थर्ड नंबर पे है ऑनियन ऑनियन थर्ड पे, शैलेट्स। थर्ड नंबर पे। ऑनियन शैलेट्स। ओनियन थर्ड थर्ड नंबर नंबर पे पे नहीं है। दिखा क्या? थर्ड नंबर पे है सर। वेरी गुड, तो लिखिए 07 दिस इज योर चैप्टर, 03 इज अ हेडिंग। 03 के बाजू में लिखिए हेडिंग। अब 03 पे ओनियन आपको दिख गए, ठीक है? तो अब यहाँ पे जैसे ही अब 4 चला गया, अब 6 और 8 आ गया, ठीक है? हम्म। दिख रहा है ना 6? अब 6 हाँ के दिख ऊपर रहा है। जाके मैं, एग्जैक्टली दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? 6 पे क्लिक करना है। या 6 पे क्लिक कर दीजिए। किया। क्या लिख के आ गया? देखिए, ओनियन यानी शैलो फेस और गार्लिक। गार्लिक तो पेस्ट ओनियन का चिली। एचएस कोड 10, दिस इज द सब हेडिंग। 07 this is a chapter, 03 is a heading, 10 is a सब हेडिंग। यानी ओनियन का एचएस कोड आपका आएगा 070310, ठीक है? अगर वन इससे लास्ट वाला पता नहीं चला ये कहाँ से आया। सर ये 6 के ऊपर क्लिक करोगे ना तो 6 डिजिट एचएस कोड आपके सामने आ जाएगा। 3 पे किया, हेडिंग पे किया, इसके बाद की बात कर रहे हो सर। सर हेडिंग के बाद सब हेडिंग के लिए मुझे 6 के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। देखिए हाँ तो यहाँ पे हम्म ये 0703 दिस इज द एचएस कोड ऑफ पर्टिकुलर योर प्रोडक्ट, राइट? हाँ पर 070310। Yeah, wait a minute for a while. Wait a minute. Okay, तो ये 07 दिस इज द चैप्टर, 03 इज द हेडिंग ऑफ ओनियन, राइट? अब उसके सामने देखिए राइट साइड के ऊपर आपको 6 डिजिट दिखेगा, छठा डिजिट, पांचवा और छठा डिजिट, ठीक है? तो जैसे ही 6 के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो आपको 070310 यानी 10 आ गया आपके स्क्रीन के ऊपर, आ रहा है पहले नंबर पे। तो ओनियन का एग्जैक्टली एचएस कोड अगर मुझे एक्सपोर्ट करना है पूरे वर्ल्ड में तो मुझे 6 डिजिट लगेंगे एक्सपोर्ट के लिए। तो 070310 दिस इज द एचएस कोड ऑफ ओनियन। अगर बिल के ऊपर मैंने ये लिख के रखा हुआ है 070310, तो मैं कोई भी कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट कर पाऊंगा, कोई भी कंट्री के अंदर इसे मैं एक्सपोर्ट कर पाऊंगा। और लास्ट के अंदर, यहाँ पे ध्यान से समझिए प्लीज, बैकग्राउंड आवाज ना आए, ये बहुत मेन टॉपिक है आप लोगों के लिए। रिक्वेस्ट टू ऑल प्लीज म्यूट, ठीक है? यहाँ पे 8 है, देखिए यहाँ पे 8 लिखा हुआ है लास्ट में, जी है हाँ जी हाँ 8। जी। 8 के ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो इंडिया के अंदर ये 6 डिजिट रिमेनिंग फॉर एक्सपोर्ट, ये 6 डिजिट रिमेनिंग ऑल फॉर द वर्ल्ड, ये 6 डिजिट आपके पास है तो कोई भी कंट्री में आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। बट वही कोड इंडिया के अंदर, इंडिया कौन सा यूज करे, 7 और 8 डिजिट इंडिया कौन सा यूज कर रही है, ये आपको अभी पता चल जाएगा। देखिए 0703
डबल वन रोज ओनियन, जो रेड ओनियन हम लोग जो खाते हैं उसका डबल वन यहाँ पे कंसीडर करती है इंडिया। यानी आपका एचएस कोड आएगा 070310, यानी 07 दिस इज द चैप्टर, 03 दिस इज द हेडिंग, और सब हेडिंग के अंदर हमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट पता चल गई कि भैया जो प्रोडक्ट है हमारा ओनियन उसका 070310। बट इंडिया के लिए, इंडिया में अगर ओनियन मुझे करना है, इंडिया से एक्सपोर्ट करना है, तो मैं डबल वन लिखूंगा। ये डबल वन जो है दुबई में ये 19 हो जाएगा, बांग्लादेश में ये 20 हो जाएगा। हर कंट्री के लिए 7 और 8 डिजिट वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो 7 और 8 डिजिट जो है हर कंट्री अपने हिसाब से उसे चेंज करती है। पर 6 डिजिट जो होती है, पहले की 6 डिजिट, वो पूरे वर्ल्ड में सेम ही होती है। यानी कोई भी एचएस कोड अगर आप ढूंढ रहे हो आने वाले दिनों के अंदर, तो अगर आपके पास 6 डिजिट का एचएस कोड है तो आप बेफिक्र होके उसे एक्सपोर्ट कर सकते हो, कहीं पे भी आप उसे भेज सकते हो। ठीक है, यानी 6 डिजिट आपको ढूंढना आना चाहिए। दिस इज मोस्ट डिफिकल्ट वे टू फाइंड एचएस कोड। आगे बढ़ते दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं। अब यहाँ पे हम लोग लेंगे मैंगो का। ठीक है, अब वापिस से मैं आ गया चैप्टर के ऊपर, 01 to 99 जो चैप्टर है उसके ऊपर आ गया यहाँ पे मेरी स्क्रीन के ऊपर। अब ध्यान से मुझे देखिएगा, थोड़ा मैक्सिमाइज कर दीजिए मुझे अभी 2 मिनट के लिए, बाद में मैं आपको टाइम दूंगा, आप एक्सरसाइज कर सकते हो। थोड़ा समझ लीजिएगा मुझे, ठीक है प्लीज। तो यहाँ पे मुझे देखना है मैंगो का, तो मैंगो फ्रूट में आता है। तो यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे फ्रूट दिखा 08 चैप्टर के ऊपर। ये 08 चैप्टर है, 8 नंबर पे है। 8 नंबर पे, वेरी गुड। तो 8 नंबर पे हमने देखा कि भैया फ्रूट है, तो मैं डायरी में मेंशन करूंगा 08 चैप्टर, ऊपर लिखूंगा मैंगो, 08 इज अ चैप्टर। अब जैसे जैसे सामने स्क्रीन के ऊपर मैं जाऊंगा, 8 के सामने 4 डिजिट के ऊपर, तो यहाँ पे मैं 4 के ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया तो बहुत सारी चीजें आ गई यहाँ पे, एप्रिकॉट, बैलेंस, पेरू, बहुत सारे फ्रूट आ गए, कोकोनट आ गया यहाँ पे। ठीक है, मैंगो कहाँ दिख रहा है किसी को क्या? फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर। ठीक है, फोर्थ। 4th नंबर, वेरी गुड। 08 दिस इज योर चैप्टर, 04 इज योर हेडिंग, यानी 04 डायरी में मेंशन कीजिए मैंगो का एचएस कोड, मैंगो एचएस कोड 08 दिस इज योर चैप्टर, 04 दिस इज योर हेडिंग। अब 04 के सामने सीधे सीधे मैं कर्सर मूव कर रहा हूं, तो यहाँ पे 6 डिजिट पे दिख रहा है मुझे, 6 के ऊपर जाके मैं क्लिक करूंगा। तो आ गया यहाँ पे मैंगो, दिख रहा है किसी को? जी, गोवास मैंगोस 5 नंबर है, 5 नंबर पे। वेरी गुड। तो आपका सब हेडिंग आएगा 080450, दिस इज योर सब हेडिंग, राइट। तो आपका मैंगो का 6 डिजिट अगर आप एचएस कोड ले रहे हो एक्सपोर्ट करने के लिए, तो 080450 आपने ये बिल के ऊपर लिखा और आपने भेजा कोई भी कंट्री के अंदर, तो सामने वाली कंट्री के अंदर मैंगो को जो भी बोलते होंगे वो समझ जाएंगे कि उसके अंदर मैंगो या गुआवाज आए हुए हैं। ठीक है, अब मैंगो के अंदर बहुत सारी वैरायटी आती है, आप लोगों को पता होगी वैरायटी बहुत सारी, राइट। अल्फांसो हो गया, केसर हो गया, बेंगापली हो गया, चौसा हो गया, दशहरी हो गया, तोतापुरी, आती है बहुत सारी। हम्म। ओके, अब हर किसी का एचएस कोड है, हर ब्रांड का, हर मैंगो की जो भी वैरायटी उसके लिए एचएस कोड। तो यहाँ पे 080450 के सामने मैं जैसे ही जाऊंगा और 8 के ऊपर जाके मैं क्लिक कर दूंगा, ये क्या आ गया, गुआ का अदर अल्फांसो, गुआ का है जो वो अलग आ गया, 10 आ गया। यहाँ पे दिख रहा है आपको अल्फांसो, बेंगापली, चौसा, दशहरी, लंगड़ा, केसर, तोतापुरी, मलाइका। हम्म। ये मल्लिका है, जो मल्लिका अरोरा नहीं है, ये मैंगो है। ठीक है, देन अदर्स मैंगो स्लाइड्स ड्राइड, जो आप मैंगो खाते हो ना स्लाइड्स ड्राइड, जो मुखवास के अंदर आती है, माउथ फ्रेशनर के अंदर, मैंगो पल्प। देन अदर फ्रेश और ड्राइड में आप भेजना चाहो तो ये पूरे एचएस कोड है। देखिए, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एचएस कोड आप लोगों को मिलेगा एज पर द ब्रांड, एज पर द सेगमेंट, राइट। तो ये वे है एक्सपोर्ट ढूंढने का। अब चलिए आप में से कोई एक प्रोडक्ट बोलिए, उसका हम लोग ढूंढते हैं यहाँ पे एचएस कोड। सर सफेद मछली। क्या? सफेद मछली। आवाज ही नहीं आ रही है सर आपकी, समझ ही नहीं आ रहा है। हेलो। सर सफेद मूसली, सफेद मूसली। मुस्लिम, ओके, वाइट मुस्लिम। प्लीज किसी का बैकग्राउंड और बहुत आ रहा है, रिक्वेस्ट ऑल प्लीज म्यूट योरसेल्फ।
दीपक सर, व्हाइट मोस्टली, जी। ठीक है, व्हाइट मोस्टली आप ढूंढते आपका हैं। माइक चालू है। आप भी पढ़ना स्टार्ट कीजिए। व्हाइट मोस्टली किस में कंसिडर होती है? व्हाइट मुसली हाँ, हरियाणा में सफेद पूछड़ी। खबर नहीं। रूट्स में कंसिडर होती थी। 6 नंबर में है सर। 6 नंबर में है। ओके, 6 नंबर लाइव ट्रीज। ये धीरे धीरे आगे आगे कुछ पढ़िए, कुछ समझ में आएगा शायद। मंडी पेट में नहीं है कैसे राशन में हरियाणा में? सर मेडिसिनल प्लांट में 12 में होगी सर, 12 आई में। डोंट थिंक तो 12 में होगी। मेरे हिसाब से ये 13 में होगी। 13 देखते हैं 13 के अंदर आता है कि नहीं आता है। दबाओ। चेक करते हैं। 13 के ऊपर जाइए और वहां पे 4 के ऊपर जाके सिलेक्ट कीजिए। 4 के ऊपर नहीं आओ तो व्हाइट सो तुम ना सफेद पूछड़ी नहीं नहीं, इंग्लिश में फिर सर हिंदी में प्लीज क्या? प्लीज प्लीज। सर ये आएगा आपका 1-3 इज अ चैप्टर 02। ये रहा, देखिए। अब इसके ऊपर जाके मैं 6 के ऊपर जाके क्लिक करूंगा। 1302, दिस इज योर हेडिंग। दिख रही है सर? अदर में आएगा 130219 एंड देन आई चूज 8 नंबर। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। ये अदर में आएगा। वाइट मोस्टली जो है 13021919 में आएगा। सर आपका जो मोस्टली का जो HS कोड है अप टू 8 डिजिट, वो ये है 13021919। मतलब एग्जैक्ट जो है वो लास्ट वाला होता है, जो 8 पे क्लिक करके लास्ट वाला हो गया। यस एग्जैक्टली। उसमें क्या होता है सर, हम देखेंगे यहाँ पे 1-3 में गए हम लोग। चलिए 1-2 भी चेक कर लेते हैं। जो भाई साहब ने बोला कि 1-2 में चेक कर लेते हैं एक बार। बट मेरे हिसाब से 1-3 वाला आएगा। 131919 हम लोग एक बार 12 चैप्टर में देखा। अगर मुझे दिख जाए तो ठीक है। दिख रहा है किसी को क्या? नहीं सर, वही है जो आप कह रहे हो ना। लास्ट दो अंक को क्या बोलते हैं? 6 नंबर तक तो पता चल गया, सब हेडिंग। और लास्ट दोनों वाइट मोस्टली ही बोलते हैं। नहीं, ला जो बोलते हैं चैप्टर हेडिंग, सब हेडिंग, और लास्ट 2 नंबर को क्या बोलते हैं? तो वेट अ मिनट सर, लेट मी फिनिश। ओके, तो जो आपका आएगा वो 1-3 वाले चैप्टर में आएगा, वाइट मोस्टली। ठीक है, आप लिख के रखिए जो मैंने आपको बोला है, वो प्लीज लिख के रखिए आप। वाइट मोस्टली वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट वे भी मैं आपको दिखाऊंगा। वहां पे भी लिखोगे सफेद मोस्टली एक्सपोर्ट डेटा लिखोगे ना, तो भी आपको तुरंत ही मिल जाएगा। ओके, बताता हूँ बाद में लास्ट में आपको ऑनलाइन, वो भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अब कोई दूसरी प्रोडक्ट बोलिए, चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर सिलिका सैंड का एक बार देखिए सर, इट फॉल्स अंडर सिलिका सैंड। मिनरल्स। यस। अच्छा, सिलिका सैंड कौन सा चैप्टर में आएगा सर? सिलिका सैंड आपका ये केमिकल्स एंड मिनरल्स में आना चाहिए सर। मिनरल है वो, नेचुरल मिनरल। तो पढ़िए शांति से सर। आप मुझे बताइए कि सिलिका जी। सैंड, ठीक है, शांति से आपके हिसाब से आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर पढ़िए। कौन से चैप्टर में वो बताइए सर, थोड़ा प्रैक्टिस भी हम भी करें। तो सर, पढ़िए शांति से थोड़ा। कौन से चैप्टर में आपको दिख रहा है सिलिका?
दिखा सर कुछ? 29 में ऑर्गेनिक केमिकल है। ये सॉल्ट वाले में आएगा 25, दिस इज योर चैप्टर। अब 25 के सामने मैं यहाँ पे जाऊंगा, 4 नंबर पे जाके मैं क्लिक करूंगा। यस सर। ऐप खोला। कहाँ पे सर? 25 4 नंबर। 2505 दिस इज योर हेडिंग। 2505 सेंड आ गया 2505। 25 दिस इज योर चैप्टर, 05 दिस इज योर हेडिंग। देन जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा 6 के ऊपर लिखा जाके है आ गया सर। 250510। sir. डन। तो श्री का सेंड 250510, दिस इज योर एचएस कोड आपके प्रोडक्ट का। Wait. तो 25 इज अ चैप्टर, 05 इज अ हेडिंग एंड सब हेडिंग इज 10। अब इसमें भी कौन सा वेराइटी आता है दैट आई डोंट नो, बट आज तो बताऊंगा तो भी होगा इंडिया के अंदर। ये अगर 6 डिजिट आपने लिखा सर आपके बिल के अंदर, तो आप इसे एक्सपोर्ट कर पाओगे, कोई रोकेगा नहीं आपके प्रोडक्ट को, कोई कस्टम नहीं रोकेगा, उनको पता चल जाएगा कि सिलिका सैंड इसमें है। बट 7 और 8 डिजिट जो इंडिया में कौन सा चलता है वो हमें पता चल जाएगा यहाँ पे एग्जैक्ट। जैसे ही मैं 8 के ऊपर क्लिक करूंगा तो अब इसमें से कौन सा है सर आपका, देख लीजिए। Sir, white and brown both. वो था तो आपका 11 और 12 ये दोनों आपका एच स्कोर है। ठीक है। तो सबसे पहले चीज आप लोगों को करनी पड़ेगी, जब भी आप ये फ्री हो जाओगे ये सेशन के बाद, तो आपको शांति से 01 to 99 चैप्टर पढ़ने हैं। पढ़ने के बाद समझने हैं चैप्टर, हेडिंग, सब हेडिंग। कोई एक प्रोडक्ट डिसाइड कीजिएगा और फिर आगे चलिएगा। समझ में आ रहा है हाँ या ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. पक्का ना? Yes, sir. चलिए गुड, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कंपलसरी प्रैक्टिस है आप लोगों के लिए, ये करते रहना है ये प्रैक्टिस। ओके, तो प्लीज करिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। ये था थोड़ा डिफिकल्ट वे commerce.gov.in के ऊपर, वहां पे हमें चैप्टर हम मिलने को मिलते हैं, ठीक है, जानने को मिलते हैं। अब हम आएंगे दूसरा एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आएंगे हम लोग, जिसके अंदर हम सीखेंगे ट्रेड मैप डॉट सॉरी इंडियन ट्रेड पोर्टल के ऊपर जाएंगे हम लोग। इंडियन ट्रेड पोर्टल टाइप कीजिए आपके स्क्रीन के ऊपर। इंडियन क्या ट्रेड पोर्टल लिखते हैं टाइप सर? कीजिए। इंडियन पोर्टल। इंडियन ट्रेड पोर्टल, TRAD ट्रेड पोर्टल। TRAD TRE ना वो TRAD ट्रेड पोर्टल DE। हाँ ये तो लग रहा है। इंडियन इंडियन ट्रेड पोर्टल, राइट। जैसे ही आप करोगे इंडियन ट्रेड पोर्टल, शेयर स्क्रीन, ये इसलिए मैं लिखवा के रख रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ ये सेशन खत्म हो जाने के बाद। प्लीज आप मिनिमाइज करके रख दीजिए उसे अभी। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ध्यान सर इसका वीडियो भी अवेलेबल हो जाएगा बाद में क्लास का? हाँ सर क्लास का वीडियो बाद में अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा? मैं सर वो आपको मांगना पड़ेगा दोबारा ऑपरेशन टीम देखने के के साथ। लिए। सर रिकॉर्डिंग आपको मांगना पड़ेगा, वो रिकॉर्डिंग आप पूछ दीजिएगा डायरेक्ट, ठीक है। ऑलरेडी 2 बजने के आए हुए हैं और हमारा सेशन स्टिल गोइंग है, ठीक है। हमारा 2 बजे खत्म होने का था, थोड़ा 15 मिनट और, मैक्सिमम ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का ऑनेस्टली, बट ये लास्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है। सर दोबारा तो बोलिए क्या क्या चीज़ है ये इंडियन ट्रेड? इंडियन ट्रेड पोर्टल के अंदर हम लोग चेक करेंगे कि किस तरह से वन ऑफ द सेकंड इजीएस्ट वे टू फाइंड एचएस कोड। जैसे ही इंडियन ट्रेड पोर्टल आ गया आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देख लीजिए। अब आप खुद मिनिमाइज कर लीजिए सब लोग, प्लीज रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज मिनिमाइज कर लीजिए, जी जी। ठीक है। अब मुझे मैक्सिमाइज कर दीजिए, ठीक है। मेरा स्क्रीन के ऊपर आ जाइए, मेरे स्क्रीन जो मैंने शेयर किया उसके ऊपर आ जाइए, ठीक है। इंडियन ट्रेड पोर्टल पे जाके मैंने क्लिक किया, एक साइट ओपन हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें क्या सीखना है, ये प्रोडक्ट सिलेक्शन का पहला स्टेप है। एचएस कोड जो है वो एग्जैक्टली प्रोडक्ट सिलेक्शन का सबसे पहला स्टेप है। इसके अंदर आने वाले दिनों के अंदर जो भी कोई प्रोडक्ट हम लोग सिलेक्ट करने वाले हैं,
तो एचएस कोड सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए अप टू 6 डिजिट, बट 7 और 8 डिजिट भी हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हम कोई दूसरी कंट्री में उसे एक्सपोर्ट करें। जैसे इंडिया में 10 था, वो दूसरी कंट्री में वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे वो मैं लाइव आपको सिखाऊंगा कि कैसे चेंज हो जाता है, हर कंट्री का एचएस कोड कैसे चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वो भी हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, ओके। तो मेन जो आएगा यहाँ पे, तो सेकंड मोस्ट इजिएस्ट वे टू फाइंड एचएस कोड, तो इंडियन ओपन करना है। जैसे ये स्क्रीन आया यहाँ पे, अब आपके दिमाग में कोई भी प्रोडक्ट आ गई, कोई भी प्रोडक्ट आ गई, जैसे यहाँ पे लोग लिखेंगे, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिखूंगा, यहाँ पे मैंगो, मैंगो, ठीक है, फाइंड कर दूंगा। जैसे ही मैंगो मैंने फाइंड किया, जितने भी एचएस कोड होंगे मैंगो रिलेटेड आ गए यहाँ पे, आ गए मैंगो, जो हमने चेक चेक किया था 08041050, जो भी था आ गया आपके सामने, हाँ या ना? हाँ जी, हाँ जी, आ गए। डन, आया ओके, आया आया। डन। तो चलिए गुड, तो मैंगो है, तो मैं यहाँ पे जैसे ही मेरे पास पेज आता है, आप ध्यान से समझिएगा मैं यहाँ पे क्या क्या सीख रहे हैं हम लोग। प्रोडक्ट कोई भी हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, जो भी सिलेक्ट करेंगे आने वाले दिनों के अंदर, वो फ्रीली एक्सपोर्टेड है। फ्रीली मतलब उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला हुआ है। तो फ्रीली, रिस्ट्रिक्टेड या प्रोहिबिटेड चेक करेंगे यहाँ पे एक्सेस कोड डालने के बाद। और जो पहले ही स्लाइड के अंदर मैंने बोला था, इंसेंटिव, जो रोड टेप होता है, गवर्नमेंट हमें हमारे कंटेनर के ऊपर कितना इंसेंटिव प्रोवाइड करता है, वो भी हम लोग यहाँ से चेक कर पाएंगे हमारी प्रोडक्ट के हिसाब से। तो यही स्टेप हमें सिलेक्ट करना है और आगे बढ़ना है, और स्टेप बाय स्टेप सीखना है ये सब, कि कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर मैं ज्यादा अर्न कर पाऊंगा, गवर्नमेंट क्या क्या बेनिफिट मुझे दे रही है, फूड प्रोडक्ट के ऊपर, इंजीनियरिंग के ऊपर, कोई भी प्रोडक्ट, सिलिका सैंड के ऊपर, कोई भी, राइट। तो मैंगो मैंने चूज किया यहाँ पे। अब मैंगो चूज करने के बाद रेंडमली मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा एक्सपोर्ट 080410, यहाँ पे थर्ड नंबर पे जाके मैंने एक्सपोर्ट चूज किया। स्टेप ध्यान से देखना, एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट के बाद यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देखिए पाइनएप्पल, आवाकाडो, मैंगोज, यहाँ पे जाऊंगा 08041020, सिलेक्ट करूंगा एग्जांपल के तौर पे, और नेक्स्ट पे चला जाऊंगा मैं। जैसे नेक्स्ट दूंगा, यहाँ पे जितने भी इंपोर्टर कंट्री होंगी, पूरे रीजन आ जाएंगे, सिलेक्टेड कंट्री, यू हैव सिलेक्टेड वन प्रोडक्ट, इतनी सारी इंपोर्टर सोर्सिंग है, सब रीजन आपको दिखेंगे। अब मैंगो मैं भेजूंगा यूनाइटेड अरब अमीरात, मेरे हिसाब से मैंने सिलेक्ट किया यूनाइटेड अरब अमीरात। तो एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के बाद मैंने कंट्री आ गई, तो 8 या 10 डिजिट का जो एचएस कोड था वो सिलेक्ट किया, और उसके बाद यहाँ पे मैंने यूनाइटेड अरब अमीरात सिलेक्ट किया। यूनाइटेड अरब अमीरात सिलेक्ट करने के बाद वापस से मैं यहाँ पे ऊपर जाकर नेक्स्ट क्लिक करूंगा। जैसे मैं नेक्स्ट क्लिक करूंगा, यहाँ पे जो एचएस कोड होंगे वो चेंज हो जाएंगे। सब एरर क्या आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है साइट के अंदर, कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अनस्टेबल, मेरी आवाज आ रही है ना कंप्लीट ना? हाँ, मेरा तो खुल गया सर, मेरा खुल गया। डन सर, वेरी गुड। हाँ, 2 घंटे चूज हो गई थी गलती से, इसलिए मेरा नया हो गया। चलिए उसमें नेक्स्ट करूंगा मैं। उसमें तीन तीन कोड आ रहे हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट से। तीन प्रोडक्ट है, 10 10 10 21 10 29। वेरी गुड हाँ, सर, मेरा पता नहीं क्यों खुल नहीं रहा है, आई डोंट नो। मेरा मेरा नहीं खुल रहा है, पता नहीं मेरा एरर क्यों आ रहा है, आई डोंट नो। इससे रिपीट करते हैं हम लोग, आगे जाते हैं वापस। मैंगो लिया, कुछ भी रैंडमली सिलेक्ट कर देते हैं। वापस से। जब भी कोई भी काम करो ना, प्लीज एक चीज याद रखना, एंटीवायरस रखना कंप्यूटर के अंदर, वरना पूरा चला जाएगा, क्योंकि ये पूरा ऑनलाइन पे ना दिक्कत वाला सीन होता है, बहुत सारे वायरस जीरो आएंगे बीस आपके। वाला किया ना आपने, नीचे वाला किया था। हाँ, अच्छा जीरो। चलेगा सर, कोई भी चलेगा, टेंशन नहीं है। आ गया 10, कोई भी रेंडमली लेता हूँ मैं यहाँ पे 08041010। जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे,
बाजू में लिख के आ जाएगा आवाकाडो, गुआ, मैंगो। यहाँ पे नीचे से कर्सर ले जाऊंगा ना तो प्रोडक्ट पर्टिकुलर दिख जाएगी मुझे। मैंने ये 1010 चूज किया और वापस से मैं नेक्स्ट कर दूंगा। यहाँ पे मुझे सीखना क्या है एग्जैक्टली, ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट पॉलिसी सबसे पहला डायरी के अंदर मेंशन कीजिए कि कोई भी एक्सपोर्ट डालने के बाद सबसे पहले आई वुड चेक एक्सपोर्ट पॉलिसी। एक्सपोर्ट पॉलिसी पे जाके मैं कर्सर को क्लिक करूंगा, कर्सर को क्लिक करूंगा। फ्रीली एक्सपोर्ट है इंडिया से, ये जो भी प्रोडक्ट दिख रही है, डेट स्लिप, पाइनएप्पल, एवोकाडो, गुआ, मैंगो, मैंगो स्ट्रीम, फ्रेश और ड्राइड, पूरा है वो पूरा फ्रीली एक्सपोर्ट। फ्रीली एक्सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ व्हाट, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं डाले हुए हैं। आप इसे आसानी से एक्सपोर्ट कर पाओगे विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, ठीक है जी। मिनिमम के ऊपर गवर्नमेंट मुझे कितना इंसेंटिव देती है। अगर मैंने मैंगो एक्सपोर्ट किया, फाइनल बिल जो मैं भेजूंगा सामने वाले बंदे को, जैसे 12 लाख का बिल गया तो 12 लाख के अंदर मैंने मेरा मार्जिन 10-15 टका का मैंने रखा हुआ है। ऑडिबल नॉट? आ रही है, आवाज आ रही है। ओके डन। पूरा स्क्रीन निकल गया, मैं टेंशन में आ गया, मेरा निकल गया क्या करना। आना चाहिए था। टेट पोर्टल के ऊपर जो हम लोगों ने देखा, बहुत सारे डिवाइस ज्वाइंट हो गए थे। ऑफ इंडिया मुझे दे रही है 12 लाख के ऊपर। अब 12 लाख का 2.5% कितना होता है? 12 लाख का 2.5% कितना होता है? 14,400। कितना? 30,000 रुपये। 14400। 30,000। 30,000 के करीब होगा जी। यस, 30,000 30 के होगा। करीब, यानी गवर्नमेंट की ओर से आपको 30,000 एक्स्ट्रा मिलेगा अगर आपने मैंगो एक्सपोर्ट किया है तो। ऑलरेडी 12 लाख के अंदर आपने आपका मार्जिन तो रखा होगा, ऐसा तो है नहीं कि धंधे के अंदर मार्जिन नहीं रखोगे आप। लॉजिक है हमारा, राइट? तो वो हमारा 10-15 टका हो गया, 10 टका हम रखेंगे, 15 टका उसके ऊपर 2.5% हमें ऑलरेडी गवर्नमेंट दे रही है। अब ये जो सर्टिफिकेट आएगा, ये आएगा आपको सर्टिफिकेट के रूप में, आएगा, कैश नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ये सर्टिफिकेट का एक वैलिडिटी होगा, ध्यान से सुनिएगा। ये सर्टिफिकेट जो भी आएगा आपका इंसेंटिव का, एक सर्टिफिकेट का वैलिडिटी होगा 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, ऐसा वैलिडिटी होगा। गवर्नमेंट आपको बोलेगी कि 3-4 महीने के अंदर कोई प्रोडक्ट अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो कोई चीज, अब इंपोर्ट ड्यूटी में भी आप इसे पे ऑफ कर सकते हो।
अब 30,000 का आपका सर्टिफिकेट आके पड़ा हुआ है। इन फ्यूचर आपने 3 महीने के अंदर, वैलिडिटी 3 महीने का है, 2 महीने के अंदर आपका कोई इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट का ड्यूटी 50,000 रुपया लगा हुआ है, तो 30,000 का ये सर्टिफिकेट और 20,000 रुपीज आप कैश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कस्टम को सबमिट कीजिए, तो आपका मटेरियल वहां से कस्टम ड्यूटी पे करके, आप ड्यूटी पे करके आपका मटेरियल आपके पास आ जाएगा। अगर बट इम्पोर्ट, अगर 3-4 महीने में इम्पोर्ट नहीं है तो ये इसका वैलिडिटी खत्म हो जाएगा। अच्छा, मतलब इम्पोर्ट पे ही फायदा है इसका। या इंपोर्ट पे फायदा है। दूसरी मेन चीज आपको बताता हूँ सर, मेन चीज, ठीक है, अगर इंपोर्ट आप नहीं करने वाले हो, आपका कोई प्लानिंग ही नहीं है इंपोर्ट का, हाँ हाँ तो अभी आप बोलोगे यार मेरे तो पैसे चले जाएंगे, तो हाँ। बेटर सीएच आपको कॉल करेगा, सीएच आपको सामने से कॉल करेगा कि सर ये जो आपको सर्टिफिकेट आया हुआ है 30,000 रुपीज का, आपका कोई इम्पोर्ट है कि आने वाले दिनों के अंदर? आप बोलोगे भाई कोई इम्पोर्ट नहीं, मेरा कोई प्लानिंग ही नहीं है, राइट, तो आपको ये बेचना है सर, ये लीगली प्रोसेस है। आप बोलोगे हाँ भाई कितना मिलेगा? ऑलरेडी आपने 12 लाख के अंदर काफी सारे रुपए कमाए अच्छे वाले, अब ये 30,000 सर्टिफिकेट आया, तो वो बोलेगा सर मैं आपको 25,000 कैश आपके अकाउंट में ट्रांसफर करके देता हूँ, आप ये सर्टिफिकेट मेरे नाम पे ट्रांसफर कीजिए, जो मेल पे आया होगा आपको। ओके आप ओके। बोले डन, तो 25,000 आपके सर्टिफिकेट अकाउंट। ट्रांसफर कैसे होता है सर? इसमें नाम चेंज करने का कर देना होता है? समझा नहीं मैं क्या बोल रहे हो? सपोज सर्टिफिकेट चलो 25,000 में ये सीएच वालों को दीजिए, जैसे मेरा नाम के वो इश्यू गवर्नमेंट ने किया, तो दूसरी उसके नाम से कैसे ट्रांजेक्शन, नाम चेंज करना सर वो पड़ता है? आ जाएगा, वो पूरा आ जाएगा, वो पूरा प्रोसेस वो आपका सीएच आपको बता देगा, तो डोंट सी वरी। चीज समझा देगा। वो तो पूरा सीएच फिर समझा देगा, ठीक है। तो जैसे ओके। ही आप वो बोलेगा कि मैं आपको 25,000 आपके अकाउंट में मैं डाल रहा हूँ, आप मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दीजिए, मैं आपको ये फॉर्म भेज रहा हूँ, तो आप 25,000 आपके अकाउंट में आ गया, आपको 25,000 मिल गया। अब वो बंदा क्या करेगा, उसके नाम का आएगा, अब वो 25,000 का 27,000 में किसी को बेच देगा, हम्म। किसको बेचेगा? जो फ्रिक्वेंटली इंपोर्टर होगा उसको बेच देगा वो। मतलब वो 30,000 का सर्टिफिकेट है, वो 2,000 अपना रखेगा, किसी को बेच देगा, यानी जो सामने वाला परचेजर होगा उसको 3,000 का फायदा होगा, ठीक है, 27,000 में बेचा, नहीं 3,000 उसको भी फायदा लगेगा, यानी आपको भी हुआ, सीएचओ को भी हुआ और सामने वाले को हुआ। इस तरह से ये लीगली प्रोसेस है। ये लीगली प्रोसेस के हिसाब से आप आपका सर्टिफिकेट किसी और को हैंड ओवर कर सकते हो, अगर आपका कोई इम्पोर्ट नहीं है तो। इफ यू ठीक। वर्किंग टेक्सटाइल, आप तो टेक्सटाइल में काम सेकंड करते हो, सेकंड प्रोसेस तो है ना, मतलब। हाँ मतलब आपको पैसा मिलेगा, आपका पैसा जाएगा नहीं, इंश्योर आपको बस आपके पैसे मिलेगा, राइट, मेन बात तो ये गवर्नमेंट है। आपको देगी, ओके। अब टेक्सटाइल में अगर आप काम कर रहे हो, टेक्सटाइल का जो भी वॉल्यूम होता है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत जबरदस्त होता है वॉल्यूम, ठीक है, 35, 40, 50 लाख का पूरा कंटेनर जाता है टेक्सटाइल के अंदर, तो उसके अंदर से 2.5% मिलता है, 2.5 से 4.5% तक का उनका इंसेंटिव होता है। अब 35, 40 लाख का 4% अगर मिलता है हमें पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो ह्यूज रुपीज हो जाते हैं, राइट, काफी सारी अच्छी अमाउंट हो जाती है, ओके। तो उसका वैलिडिटी अगर देखा जाए तो उसका वैलिडिटी 2 साल तक का होता है। हम्म। जो भी इंपोर्ट ड्यूटी आपका आएगा, इंपोर्ट ड्यूटी, सॉरी, इंपोर्ट का जो रोड टेप जो आएगा आपका, रोड टेप का जो वैलिडिटी रहेगा वो 2 साल तक आप क्लेम कर सकते हो गवर्नमेंट के साथ। यानी एक टेक्सटाइल अगर काम कर रहे हो तो उसमें ऐसा नहीं कि आपको 3 या 4 महीने या 6 महीने के अंदर आपको रिइम्बर्स करवाना है, उसके लिए आपके पास 2 साल है, 4% वाला। और आपका कंसाइनमेंट का जो कॉस्ट होगा, जो कंटेनर गया उसका 35, 40 लाख भी होता है, और उसका 4%, यानी अच्छा अमाउंट रहेगा। यानी कोई अच्छी चीज आपको 2 साल के अंदर इंपोर्ट करोगे तो आप उसको रिइम्बर्स करवा सकते हो, ये टेक्सटाइल के लिए, ठीक ये है। प्रोडक्ट की बाकी वाइज अलग अलग होगा ना रिएम्बर्स का टाइम? एग्जैक्टली प्रोडक्ट वाइज अलग अलग होगा, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 2 साल इज मैक्सिमम, राइट, उसके हिसाब से ये होगा। सबसे कम फूड एंड वेजिटेबल में होगा। यस एग्जैक्टली, तो हमें सबसे पहले एक्सपोर्ट पॉलिसी चेक करना है कोई भी प्रोडक्ट का, और उसके बाद हमें रोड टैप चेक करना है, और प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्टेड है या प्रोहिबिटेड है वो भी हमें चेक करना है। अब यहाँ पे मैं दूसरा एक एग्जांपल लूंगा यहाँ पे आपके सामने, कि एक ही चैप्टर की प्रोडक्ट है, पर एक प्रोडक्ट है जो फ्रीली एक्सपोर्ट है और एक टोटली प्रोहिबिटेड है। अगर मैं ये प्रोडक्ट काम करना चाहूँ तो मुझे समझना पड़ेगा कि भैया मैं कौन सी प्रोडक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर लिखा मैंने, देन आई फाइंड, मैं फाइंड करूंगा यहाँ पे, कॉड लिवर की टैबलेट आती बहुत सारे लोग खाते हैं, राइट, आपको पता होगा, ठीक है।
गया कॉड लिवर ऑयल, देखिए यहाँ पे 150410, ये कॉड लिवर एंड फैट्स पूरा आएगा। अब यहाँ पे मैं चूज करूंगा 150410, राइट, ये 150410 मैं चूज करूंगा यहाँ पे। और चूज करने के बाद यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट पे जाके सिलेक्ट करूंगा। ये हाईली डिमांडेबल प्रोडक्ट है अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर है। अब यहाँ पे मैं रैंडमली ये 1010 है, 150410 पे ऊपर जाके मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट के ऊपर जाऊंगा, नेक्स्ट में सिलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे बहुत सारी कंट्री दिखेगी मुझे, कंट्री के अंदर मैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को चूज करूंगा, हर किसी का ड्रीम कंट्री, बट यहाँ पे ये हाईली डिमांडेबल प्रोडक्ट है अमेरिका के अंदर, तो वो मैंने चूज किया। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट के ऊपर चला जाऊंगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट करूंगा, एचएस कोड यहाँ पे 10 था, देखिए वहाँ पे 1010 था इंडिया के लिए, 150410 और 10 था, यहाँ पे 20 आ गया, चेंज हो गया। तो हर कंट्री का 7 और 8 डिजिट जो चेंज हो जाएगा रिस्पेक्टिवली वो चेंज हो जाएगा। इंडिया में 10 है तो यूएस में उसको 20 कंसिडर करेंगे, बट 6 डिजिट रिमेनिंग से 150410, 6 डिजिट पूरे वर्ल्ड में सेम रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ 7 और 8 डिजिट होंगे, वो चेंज होंगे हर कंट्री के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा और नेक्स्ट करूंगा। ये प्रोडक्ट मुझे एक्सपोर्ट करना है तो सबसे पहले मुझे एक्सपोर्ट पॉलिसी देखना पड़ेगा। इसका कंटेनर का जो होता है रेट होता है तकरीबन 35 से 45, 35 टू 45 लैक्स के बिटवीन एक्सपोर्ट होता है, उसका प्राइस होता है उसका। तो एक्सपोर्ट पॉलिसी पे जाके मैं क्लिक करूंगा। सेम चैप्टर, एक फ्री है और एक प्रोहिबिटेड है। ये ऑयल की जितनी भी टेम्पलेट आप भेजोगे वो फ्रीली एक्सपोर्ट है, पर ये नीचे सेम फाइल एनिमल आर्टिकल जो है वो प्रोहिबिटेड है। अब ये कौन सा प्रोडक्ट है आर्टिकल जो प्रोहिबिटेड है? आप सब लोगों ने सुना होगा वेल मछली, जो वेल होती है, वेल फिश, उसका जो वॉमिट होता है, आपने सुना होगा वेल का फिश वॉमिट। तो फ्रेगनेंट इंडस्ट्रीज में हाईली डिमांडेबल प्रोडक्ट है इंडिया से, हाईली डिमांडेबल प्रोडक्ट। आप कोई भी समुद्र के पास चले जाओगे, मछुआरे जो होंगे वो आपको बताएंगे सर ये पत्थर ले लीजिए, वो इतना सा पत्थर होगा बट उसका वैल्यू 3 करोड़ 5 करोड़ 7 करोड़ ऐसा होगा। वो फ्रेगनेंट इंडस्ट्रीज में सबसे हाईली डिमांडेबल प्रोडक्ट है। बट अगर गलती से भी आपने वो खरीदा और गलती से भी कहीं पे आपने किसी को बेचा तो मिनिमम 7 साल तक आप अंदर बैठोगे और जेल में बैठ के आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते रहोगे। तो प्लीज मत कीजिएगा, ऐसी कोई गलती मत कीजिएगा, ठीक है? कि ये प्रोहिबिटेड आइटम है। प्रोहिबिटेड आइटम मतलब गवर्नमेंट इसको रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ है। रिस्ट्रिक्टेड नहीं, रिस्ट्रिक्टेड आइटम होता तो भी हमें गवर्नमेंट की ओर से यहाँ पे फॉर्म दिया जाता। अगर यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड लिखा होता ये जगह पे तो यहाँ पे एक फॉर्म दिया जाता, वो फॉर्म में ऑन करता, डाउनलोड करता, फॉर्म फिलअप करता, स्टैम्प लगाता, जो रिक्वायरमेंट है वो सबमिट करता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कस्टम को, तो वहां से मुझे अप्रूवल मिलता। यानी फ्री के ऊपर मुझे कोई टेंशन नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड लिखा हुआ है यहाँ पे प्रोडक्ट के बाजू में रिस्ट्रिक्टेड, तो मुझे फॉर्म डाउनलोड करके कस्टम के पास से अप्रूवल लेना पड़ता। अगर प्रोहिबिटेड लिखा हुआ है तो मैं जिंदगी में ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं कर पाऊंगा और करनी भी नहीं है। अगर गलती से भी किया तो 7 से 10 साल तक अंदर चले जाओगे। एक ही चैप्टर के अंदर जब भी कोई भी प्रोडक्ट हम अगर हम लोग सिलेक्ट करेंगे आने वाले दिनों के अंदर तो एचएस कोड या प्रोडक्ट का नाम देख के एक्सपोर्ट पॉलिसी फ्री है, प्रोहिबिटेड है या रिस्ट्रिक्टेड है वो हमें कंपलसरी चेक करना है। और वही चीज अगर इसका मैं रोड टैप में अगर देखूं यहाँ पे रोड टैप, तो रोड टैप इसका 2.5% है। अगर कॉड लिवर ऑयल में अगर एक्सपोर्ट करता हूँ तो 45 लैक्स का अगर एक कंटेनर जाता है तो उसका 2.5% मुझे गवर्नमेंट की ओर से मिलेगा। उसका भी वैलिडिटी रहेगा आपका 6 या 8 महीने का वैलिडिटी रहेगा। 6-8 महीने के अंदर अगर कोई इंपोर्ट करते हो तो आप उसको रियम्बर्स करवा सकते हो, अदरवाइज आप इसे बेच भी सकते हो। तो ये है एग्जैक्टली हमारा एचएस कोड। होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। आप लोगों को समझ में आया होगा, यहाँ पे समझ में आया, हाँ या ना? जी जी आया, बिल्कुल आया। पक्का जी ना? सर, कुछ आया है, कुछ रह भी गया। अरे कुछ कोई बात नहीं सर, सर, आएगा और आ ये गया। क्या है कि अगले सेशन में थोड़ा बहुत, अगर वैसे तो ये हफ्ते में पूरी तैयारी करेंगे, वैसे रिपीट सेशन भी जय श्री मैंने कृष्णा। मैडम को वो कर दी है, मेल कर दिया, वो कहते हैं मैं भेज दूंगी, वो भी सुनेंगे दोबारा। अगर कुछ रह गया तो फिर थोड़ा बहुत अगली बार देख लेंगे। पक्का सर, पहले दिन वैसे भी बहुत सारी चीजें बाउंस आती है, आई हाँ जी, अंडरस्टैंड। हाँ जी, हाँ पहला जी। दिन है राइट, तो ये मैंने पहले, एकदम लाइट रखा हुआ है। मैंने कोई टेक्निकल में अभी नहीं गया हूँ क्योंकि ये बहुत टेक्निकल जाता है। ठीक बट है, मैंने इतना टेक्निकल नहीं लिया, क्यों? क्योंकि यू दिस योर फर्स्ट डे। ठीक फर्स्ट है। डे में इतना टेक्निकल जाओगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग कि भाई क्या हम लोग सीख रहे हैं। तो मैंने बहुत लाइट सेशन रखा हुआ है और आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एकदम प्रॉपर हम लोग गए हुए हैं, प्रैक्टिकली गए हुए हैं, राइट? यानी आप
ऑन करोगे कंप्यूटर तो आपको समझ में आ जाएगा। जो हमने बैकग्राउंड के अंदर मैंने आपको बोला भाई commerce.gov.in कर लीजिए, इंडियन ट्रेड पोर्टल कर लीजिए, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्ट आपने क्या क्या एक्सरसाइज की हुई है। राइट, ठीक है जी। ओके, बोलिए पार्थ भाई। सर कंपनी रजिस्टर करवा दूं या फिर अभी के लिए रहने दूं? नहीं, करवाना स्टार्ट कर दीजिए सर, करवाना स्टार्ट कर दीजिए। ओके। और सीए हायर करूं या जीएफई को बीच में रखूं? हाँ, आप रख सकते हो सर, जीएपी को भी रख सकते हो, आपकी मर्जी सर। तो प्लीज ऑन और कैमरा फिर ऑल, प्लीज ऑल जितने भी लोग हैं यहाँ पे प्लीज अपना कैमरा ऑन कर दीजिए। अब बाय कहने का टाइम आ चुका है, ठीक है, ओके। ऑलरेडी 2:20 हो चुकी है हमारी, हमारा 2 बजे सेशन खत्म होना, तो होप यू ऑल अंडरस्टैंड। आपको समझ में आया पक्का ना? पक्का पक्का। श्योर ना? रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग और पीडीएफ पीपीटी? मेरा तो सर वो रिवीजन पूरा गया सर। पीपीटी मिल जाएगा आप लोगों को, पीपीटी पूरा मिल जाएगा, और रिकॉर्डिंग आपको बोलना पड़ेगा, शायद पुराने रिकॉर्डिंग होंगे वो मिल जाएगा, आप लोगों को मिलता रहेगा रिकॉर्डिंग, ठीक है सर। ओके सर। और जितने भी डाउट जो टास्क बोली गई है, एचएस को ढूंढने की टास्क बोली गई हुई है, कंपनी रजिस्ट्रेशन की टास्क बोली गई हुई है 1 वीक के अंदर, तो प्लीज वो काम करते रहिएगा। ऐसा मत करिएगा कि भाई आज आपने बंद की आपकी दुकान, लैपटॉप या कंप्यूटर, बाद में खोलना ही मत, ऐसा मत कीजिएगा प्लीज। एक्सरसाइज जो बोली गई हुई है, जो साइट बोली गई हुई है commerce.gov.in, इंडियन ट्रेड पोर्टल बोले गए हुए, डीजीएफटी बोला गया हुआ है, तो प्लीज वो साइट के ऊपर जाके थोड़ा बहुत पढ़ते रहिएगा, ठीक है। जितना पढ़ोगे उतना अंडरस्टैंड आपको ज्यादा रहेगा, ताकि नेक्स्ट वीक के अंदर जब भी आपका सेशन आएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट वीक के लिए आपको मैं टास्क दे देता हूँ, आपके जितने भी प्रोडक्ट आप चूज करोगे, प्रोडक्ट नेक्स्ट सेशन प्रोडक्ट का रहेगा, आपके दिमाग में कोई भी प्रोडक्ट आएगा, यानी अभी आपको एचएस को ढूंढना थोड़ा थोड़ा आ चुका होगा, यस। थोड़ा थोड़ा तो आ चुका होगा, तो आपको क्या करना है, आपको एचएस को ढूंढ के रखना है, कोई भी तीन एचएस को ढूंढ के रखना है आप लोग, ठीक है। प्लीज ढूंढ के रखिएगा, बिकॉज अगर आप ढूंढ के नहीं रखोगे तो जैसे संजय भाई पटेल के बाजू में उनका बेटा बैठा हुआ है, तो उसको पता है कि स्कूल के अंदर होमवर्क नहीं करते तो उनको अंगूठे पकड़ा दिया, फिर मुर्गा बनाते हैं, राइट? मुर्गा बनाते हैं ना स्कूल के अंदर। एक बात और है सर, जीएसटी Yes. हाँ, बोलिए सर। जीएसटी के बाद आईसी कोड हो गया, ये जो आरसीएमसी कोड है ये जीएसटी और आईसी कोड के बाद ही जनरेट होगा? आईसी कोड आएगा उसके बाद ही आएगा, जीएसटी और आईसी कोड के बाद ही आएगा ये। हाँ, मतलब उसमें ये सब डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़े होंगे ना? ऑनलाइन सबमिट होगा उसके बाद ही आएगा। ठीक है। सर तो अभी तो मेरा जीएसटी का प्रोसेस चल रहा है ना मेरा अभी। डन सर, जीएसटी आ जाएगा, आईसी कोड आएगा उसके बाद, और फिर आप आरसीएमसी के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। आईसी गेट एप्लीकेशन के बारे में आप बता रहे थे। कौन सा? आई सीएचए के बाद आईसी गेट। एप्लीकेशन के बारे में बता था, सही है। आइसगेट के बारे में, यस यस। सर वो एग्जैक्टली है ना, कस्टम चेक करता है, हमारा सीएचए चेक करता है, ठीक है। वो उसमें इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं हमें, वो सीएचए पूरा टेक करता है। उसके बाद लॉगिन आईडी पासवर्ड होते हैं कस्टम के बाद, जिन्होंने एग्जाम कस्टम का पास होता है उन लोगों को ये पूरा मिलता है, ठीक है। ओके सर, तो आपका सिर्फ मैंने रोल बताया कि उनका क्या रोल है, किससे वो लोग काम करेंगे, बट इतना डिटेल में मत जाइएगा। हमारा जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते रहेंगे। क्या सर? और एचएस कोड के लिए जो तीसरा और मोस्ट इजीएस्ट वे है वो है डायरेक्ट गूगल के ऊपर चले जाइए, नाम लिखिए और एचएस कोड लिख दीजिए, गूगल बाबा आपको सब कुछ दे देंगे। बट गूगल के ऊपर लेने के बाद तुरंत आपको commerce.gov.in के ऊपर जाना है, वहां पे 6 डिजिट तक मैच करना है कि भैया जो प्रोडक्ट हमारी आई हुई एचएस कोड ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि commerce.gov.in मेन है हमारे लिए एचएस कोड के लिए, ठीक है। गूगल पे सिर्फ नाम रखना सिलिका सेंड, तुरंत आ जाएगा, तुरंत ही सिलिका सेंड का आ जाएगा आपके सामने, और वही आपको मैच करना है commerce.gov.in के साथ। डन? यानी आपको समझ में आ जाएगा कोई भी प्रोडक्ट के साथ, यानी गूगल करिए, प्रोडक्ट का नाम लिखिए और कॉमर्स, यानी 2 एक्सरसाइज पैरेलली आपकी हो जाएगी, ठीक है। डन सर। चलिए, थैंक यू सो मच ऑल एंड नाइस, Thank बहुत you so मजा आया, much, मुझे sir. भी बहुत मजा आया। एंड एंजॉय योर संडे, बाय, टेक केयर, एंजॉय, बाय बाय सर, बाय सर, टेक केयर। बाय सर। होप यू ऑल अंडरस्टैंड, आपको मजा आया होगा, ठीक है। यस बाय यस सर, यस सर। बाय बाय, एंजॉय योर संडे। आनंद आया तो बताना। पाकू पाकू सर,
પાક્કું મળીશું. ઓકે બરોડા આવતો જ રહું છું, મારી જોબ બરોડા છે. અરે વાહ, sure. ક્યાં કરી વડોદરામાં? વડોદરામાં તુલસી શ્યામ રસ્તા. અચ્છા, તુલસીધામ ચાંચલ. હું સમાસવડી રોડ પર રહું છું. તમે એન્ટ્રી મારો વડોદરામાં. હા, પેલી સોલર પેનલ આવે છે, રાઈટ? સોલર પેનલ અમિત ની બિલકુલ અંદર અમિતનગર જોડે છે. અમિતનગર થી પહેલા અચ્છા પેલો તિરંગા સર્કલ આવે ત્યાં પેલો. બસ પહેલું સર્કલ ને અબાકસ સર્કલ સમાજ તલાવ પાસે. હા જોઈ છે. બસ ત્યાં મારે આગળ સ્કૂલ છે. બે વખત બરોડા આવતો જ હોઉં છું અમદાવાદથી. અરે ભાઈ મળીશું, પાક્કું મળીશું, શ્યોર મળીશું આપણે. બરાબર, 100% મળીએ. 100% છે. ઓકે, બાય બાય એન્ડ ટેક કેર, એન્જોય Okay. યોર સન્ડે. મળીએ. થેન્ક યુ સર. Bye. બધું કરો આપણે શું કરવું હવે?